मैं एक सवाल करता हूँ, थोड़ा सवाल लंबा है, आपका जवाब बहुत छोटा होगा उसमें। केशव अग्रवाल ने एक प्लॉटिंग चालू की, उनको इलेक्शन की टिकट नहीं मिली, खामोश रहे कि शायद इलेक्शन के बाद मुझे कुछ मिले। हो गई पार्टी की जो है, पार्टी पिट गई, बीजेपी मेजोरिटी में आ गई, अपोजिशन कुछ भी नहीं था। केशव अग्रवाल ने एक और प्लॉटिंग चालू की कि यार अब मैं क्या करूँ, मेरा बेटा है, मेरे को कुछ तो करना पड़ेगा, कांग्रेस तो ख़त्म हो गई। उस प्लॉटिंग के तहत आपने आहिस्ते आहिस्ते, मेरा सवाल मैं बोला बहुत लंबा है, आपने प्लॉटिंग चली, मैं सब जगह ये बात चल रही है, मैं उसको मिला के बता रहा हूँ। तो जैसे ABCD अलग रहता है और अलग अलग वर्ड्स बना के बनते ये 24 सही है। तो फिर बाद में आपने ये प्लॉटिंग चालू किया, आपने आहिस्ते आहिस्ते अपने लोगों को समाजवादी में ज्वाइन किया। सब में पहले आपने काम किया रईस शेख और अबू हाशिम आज़मी को मिलाने का, ताकि आप अबू हाशिम आज़मी की गुड बुक में आ जाओ। फिर उसके बाद आपने वो मिलाने के बाद आहिस्ते आहिस्ते अबू हाशिम आज़मी से दोस्ती बढ़ाई। उसके बाद फिर आपने जो है अपने लोगों को जानने दिया, जैसे ज़ेबा मलिक है जो साबु सिद्दीकी प्रिंसिपल है, सईद खान साहब है, आपके लोगों को आहिस्ते आहिस्ते पार्टी में एडमिशन कराया। फाइनली केशव अग्रवाल जो है एक बहुत ही पॉलिटिकल और एम्बिशियस मूव लेके मैदान में था। एक म्यान में तीन तलवार, जो ये बात चल रही है सब जगह कि यार एक ही पार्टी में तीन जगह, फिर कुछ आपस में हो जाएगा, क्योंकि आपका रिकॉर्ड रहा, इसके पहले भी आपके साथ इनकी जमीन नहीं थी समाजवादी पार्टी। आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है, क्या डील हुई आपकी अखिलेश यादव के साथ? आपके नाराज़ होने की वजह हमारे पास दूसरी आई है सुबह। ये सब तो ठीक है, बातें थी, लोगों बातें कर रही हैं कि आपको जब बाइकल्ला की टिकट की जब बात हो रही थी तो कांग्रेस के बहुत सारे लीडर, एक बिल्डर है जो आपका खास है, उसको आपकी जगह पे खड़ा करने की बात है। इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या बात है, इतने बड़े प्रोग्राम में जैसे आपने कहा कि 250 अखबार वाले आए थे, बहुत बड़ा प्रोग्राम था, अखिलेश जी आए हुए, तो रईस शेख क्यों? इस पर आप इतने पुराने मंजे हुए खिलाड़ी हो, पॉलिटिशियन हो, कई पार्टी हमने चेंज की, आप मिनिस्टर रह चुके हो, कुछ तो डील की बात की होगी ना। असदुद्दीन ओवैसी MIM के लिए ऐसा लोगों का परसेप्शन है कि ये जो मुस्लिम नेता हैं इनको अपनी कुर्सी खतरे में लगती है, इसलिए हर जगह ये लोग जो हैं, सारे मुस्लिम नेता जो असदुद्दीन ओवैसी के अपोजिट है, वो नहीं चाहते कि ऐसा लीडर आगे आए ताकि हमारे सारे वोट बैंक्स खत्म हो जाए। जैसे एक म्यान है उसमें यूसुफ अब्रानी और मगर सामने वाले ने बोला एक म्यान में तीन तलवार। सलीम भाई नहीं, मैं बता रहा हूँ, तीसरा तलवार रईस शेख। देखिए आज लोकल मुस्लिम में पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में, कि एक ही आदमी मुस्लिम लीडर में तर्क के बोलने वाला है, वो असदुद्दीन ओवैसी, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बोले या कोई भी स्पीच में बोले। जैसे कि अभी MVA सरकार है, यानी कि देखा जाए तो पूरी भागदौड़ जो है उद्धव ठाकरे में क्या हाथ में थी, कैसे क्या करना, उद्धव ठाकरे और शरद पवार, उसमें कांग्रेस का इतना रोल नहीं लग रहा था। कांग्रेस पार्टी ने आपको हमेशा एक मुस्लिम चेहरा लेके यूज़ किया। क्या आपको भी ऐसा लग रहा था कि मेरा साइडलाइन हो कर रहे हैं? दोस्तों, आज हमारे पॉडकास्ट में एडवोकेट यूसुफ अब्रानी साहब वापस आए हुए हैं। सेकेंड टाइम इनको बुलाने का मतलब ये है क्योंकि इन दिनों बीच में एक बहुत ही पॉलिटिकल जो है चेंज आया है महाराष्ट्र और मुस्लिम कम्युनिटी में ज़्यादातर, तो कुछ सवाल जवाब बनते थे, तो हमने कहा कि एक बार वापस यूसुफ अब्रानी जी को बुलाएंगे। आपने हमारा जो इंटरव्यू देखा था रोक टोक, वो भी एक हिस्सा है, उसी को एलोबरेट करके यूसुफ अब्रानी साहब को हमने आज यहाँ पर बुलाया और वो आए यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ हमारे यहाँ पर आने का। आपने हमारा इन्विटेशन एक्सेप्ट किया इस मुद्दे पे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। शुरू करते हैं सुबह इस पॉडकास्ट से। पहले तो आपका पूरा इंट्रोडक्शन पहले पॉडकास्ट में सब हो चुका है, अभी हमको ये मानना है कि आपने जो एक नया स्टेप लिया कि आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है, तो सबसे पहले मेरा सवाल होता है कि यूसुफ भाई, कांग्रेस पार्टी आपने क्यों छोड़ी? देखिए, जो अभी कांग्रेस है वो मर चुकी है। एक विशाल पार्टी हुआ करती थी और इसका जन्म भी मुंबई में हुआ, कांग्रेस पार्टी का जन्म मुंबई में हुआ। आज उस पार्टी में सिर्फ 3 लोग बचे हैं, 3 नेता हैं जिन्होंने पूरी पार्टी पर कब्जा कर लिया है। पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहे हो कि मुंबई की बात कर रहा हूँ। 3 लोग हैं जिन्होंने कब्जा कर लिया है। और मैं पिछले, नाम जान सकता हूँ सुबह? नहीं, नाम बोलना ठीक नहीं रहेगा। अच्छा, आप हाँ या ना बोलो। अमीन पटेल, तुम्हारा मलाड़ के क्या नाम, असलम शेख और वर्षा गायकवाड़। देखिए, जो मेजर फैसले तो ये लोग 3 ही करते हैं, लेकिन इन्होंने इस बार क्या किया कि एक तो अलायंस किया UBT से। अलायंस ज़रूरी था, लेकिन जो 11 सीट पे इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया तो काफ़ी 8-10 सीट, बड़ी इंपॉर्टेंट सीट छोड़ दी उन्होंने, जिससे पार्टी को बहुत बड़ा डैमेज हुआ। मिसाल के तौर पे वर्सोवा, बैंड्रा ईस्ट, बाइकल्ला, ये सरेंडर किया इन्होंने, जहाँ से कांग्रेस पार्टी के 3 MLA और बन सकते थे और इनको मालूम था कि बन जाएंगे। अब क्यों छोड़ दी सीट? तो हमने यही शिकायत की कि जिस पार्टी के 22 MLA आते थे मुंबई से, उसके बाद 18 हुए, 17 हुए जब मुरलीधरा थे, गुरुदास कामत थे।
आज वो पार्टी की पोजीशन इतनी बुरी है कि जब इलेक्शन शुरू हुआ तो हमने पहले ही कह दिया था कि 2 या 3 सीट आएगी, और वैसे ही हुआ। 4.5 महीने 5 महीने हो गए इलेक्शन को, अब तक ये मीटिंग नहीं हुई कि ये इलेक्शन हारे क्यों, अलायंस सही था गलत था, या टिकट डिस्ट्रीब्यूशन सही था गलत था, इसके बारे में कोई बातचीत नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कोई प्रोसेस शुरू नहीं हुआ। और उससे बड़ी बात तो ये है कि इतनी बड़ी पार्टी, जिसका जो लोग समझते हैं कि बहुत बड़ी पार्टी है, उसकी ऑफिस MRCC पे 4 महीने का इलेक्ट्रिक का बिल नहीं भरा गया तो लाइन काटने आ गए। वहाँ के जो लोग वहाँ काम करते हैं, स्टाफ है, उसकी सैलरी 4-4 6-6 महीना नहीं मिली। और जो लोग मेहमान इलेक्शन में आए थे पूरे हिंदुस्तान से, अलग अलग होटलों में रहे थे, उसका बिल नहीं चुकाया। तो फिर बाद में हमने मालूम किया कि वहाँ एक बार कपड़े वाला कपड़ा बेचता है MRCC के बाहर, उसने कहा कि 4 महीने में सिर्फ 3 जोड़ी बिकी है, मतलब वहाँ लोगों ने जाना आना बंद कर दिया है। तो जब हमने ये देखा कि दिन पे दिन पार्टी बुरी होती जा रही है और कोई ज़िम्मेदार आदमी है नहीं पार्टी संभालने वाला, और आगे इसका फ्यूचर बहुत बुरा है। कल के लोकमत में आया है, शायद कल के लोकमत में, कि अगर कॉरपोरेशन इलेक्शन शुरू हो गया तो इसे 5 सीट आएगी कांग्रेस की, 5 सीट, पूरे मुंबई में 5 सीट आएगी। तो ये बड़ी ताज्जुब की बात है। और अफसोस तो इस बात का है कि किसी को अफसोस ही नहीं है। पार्टी में इतने सारे लोग हैं, वो किसी को अफसोस नहीं इस बात का कि पार्टी ख़त्म होने जा रही है, और लगभग शायद कॉरपोरेशन में साफ़ हो जाएगी पार्टी। मुंबई का आपने एग्जाम्पल दिया, ये तो पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस की हालत पंचर है। देखिए, मैं आपकी बात सही है, वेस्ट बंगाल में कांग्रेस ख़त्म, फिनिश हो गई। यूपी में, बिहार में, सिर्फ साउथ में बची है कांग्रेस। अब इसका मतलब ये नहीं कि राहुल गांधी बड़े अच्छे इंसान हैं, सोनिया गांधी जी की बड़ी कुर्बानियां हैं, लेकिन जो मुंबई महाराष्ट्र में लोग हैं, उन्होंने इतनी बुरी तरह पार्टी को डैमेज किया है। खुद पार्टी के लीडर करोड़पति अब्जोपति बन गए, लेकिन पार्टी को कड़का कर दिया, बिल्कुल रास्ते में ला के रख दिया है। आप देखिए कि अफसोस की बात तो ये है कि ये विचार नहीं हो रहा है कि पार्टी इतनी बुरी तरह नीचे क्यों जा रही है। अभी जो इलेक्शन में रिकंसाइल होना चाहिए, क्या हुआ था, कौन से सीट पे, कोई मीटिंग नहीं हुई। सबसे बड़ी बात, हो सकता है कि मीटिंग हुई और आपको नहीं बुलाया गया। सबसे बुरी बात तो ये है कि कमेटी बनाई गई इलेक्शन के पहले 3 आदमी की। अब जो 3 कमेटी के मेंबर थे वो अपने खुद के लिए टिकट मांग रहे थे, किसी और के बारे में सोचने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब ये है कि एक बात तो तय है, जो मैंने 3 नाम बोला, अमीन पटेल और असलम शेख और वर्षा गायकवाड़, ये आप एग्री कर लिए? ये तो जिम्मेदार है ही है, क्योंकि पार्टी की इन्हीं का 3 का नहीं, पार्टी है ये जिम्मेदार इसलिए है कि इनके हाथ में सब कुछ था, तो इन्होंने पार्टी को तबाह कर दिया। आप देखिए कि पार्टी के लोग चाहते थे कि नसीम आरिफ खान हार जाए, पार्टी के लोग चाहते थे कि मुझे टिकट न मिले, पार्टी के लोग चाहते थे कि पार्टी का मतलब यूबीटी को सरेंडर किया जाए। उनको ये था कि पार्लियामेंट का अच्छा रिजल्ट आया है तो शायद असेंबली में अच्छा रिजल्ट आने वाला है, तो मंत्री कौन बनेगा। वो इलेक्शन से पहले झगड़ा शुरू हो गया कि नसीम आरिफ खान जीतेगा तो वो मंत्री बन जाएगा, मैं जीतूंगा तो शायद मैं क्लेम करूं, जबकि दूर दूर तक की बात है ना। इस तरह अगर लोग सोचेंगे कि दूसरा कोई मुस्लिम जिम्मेदार आदमी इलेक्ट होकर न जाए ताकि उनकी सीट पर आँच न आए, कितनी बुरी सोच है। ये भी तो 2 मुस्लिम ही है ना इसमें। अरे सब ये दोनों मेरे जूनियर हैं, दोनों को मैंने बहुत हेल्प की है, लेकिन आज ये है कि कुछ वक्त आता है ना आदमी का, आज उनके पास ताकत है, पावर है, तो उन्होंने इसका पावर का मिसयूज़ किया। आप प्लानिंग करोगे, पीछे बैठकर इस हरकतें करोगे तो इससे आपका तो नुकसान होता ही होता है, पार्टी का बहुत बड़ा डैमेज हुआ। यानी आपका कहने का मतलब है कि उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री और अपनी ये सब देखने के लिए पार्टी को कमज़ोर कर दिया, या सही डिसीजन नहीं लिया है। पार्लियामेंट के इलेक्शन में जो अच्छी जीत हासिल हुई महाराष्ट्र में कांग्रेस को, उसके बाद उनके जहनों में ये बात बैठ गई थी कि शायद गवर्नमेंट MVA की आने वाली है, तो वो तो सबको लग रहा था, आपको भी लग रहा था, मुझे भी लग रहा था, अच्छा माहौल था। लेकिन जिस दिन अलायंस में डिक्लेयर हुआ कि कांग्रेस सिर्फ 11 सीट लड़ रही है, हमने समझ लिया कि 25 सीट बगैर लड़े हार गए हम। 25 सीट बगैर लड़े हार गए, तो अब 10 में 11 में कितनी सीट आने वाली थी, 3 या 4, और 3 आई, तो पार्टी का डूबना तय था इलेक्शन से पहले। जैसे कि अभी MVA सरकार है, यानी कि देखा जाए तो पूरी भागदौड़ जो है उद्धव ठाकरे में क्या हाथ में थी, कैसे क्या करना, उद्धव ठाकरे और शरद पवार, उसमें कांग्रेस का इतना रोल नहीं लग रहा था। कांग्रेस पार्टी ने आपको हमेशा एक मुस्लिम चेहरा लेके यूज़ किया, क्या आपको भी ऐसा लग रहा था कि मेरा साइडलाइन हो कर रहे हैं अभी? देखिए, अहमद पटेल साहब थे, मुरली देवरा जी थे, गुरुदास कामत थे, तो बॉम्बे में सबसे मुझे ज़्यादा जानते थे, मानते थे कि नंबर 1 का लीडर है ये। लेकिन उन तीनों के डेथ के बाद
पार्टी ऐसे लोगों के हाथ में आ गए जिनको पार्टी के बारे में कुछ मालूम ही नहीं था, कांग्रेस कितनी की विचारधारा क्या है, उसमें काम किस तरह करना चाहिए। जहाँ 22 एमएलए आते थे वहाँ 3 एमएलए आए हैं, तो इसका जिम्मेदारी कौन? यही जो 3 लोग थे जिन्होंने टिकट बांटने का काम अपने हाथ में लिया था, यही जिम्मेदार हैं। आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी वीक हो गई है अभी? बहुत मुसलमानों को कोई इंसाफ नहीं दिला है? बहुत कमज़ोर, बहुत कमज़ोर, बहुत कमज़ोर। अब इस पार्टी का वापस पावर में आना इम्पॉसिबल है। और मुंबई में तो इनका इतना बुरा परफॉर्मेंस रहेगा। मैं कल के लोकमत की आपको मिसाल दिया कि 5 सीट कॉरपोरेशन में। इस सुबह आने नहीं देगा? नहीं, मैं तो मेहनत करूंगा समाजवादी पार्टी के लिए, और ये मेरा दावा है आपके सामने कि कम से कम 150 सीट लड़ेंगे हम लोग, 150 सीट, और 70 सीट पर जीत सकते हैं। इतनी संभावना है, इतनी मेहनत होगी हमारी। अभी समाजवादी की कितनी सीट है? अभी 6 है शायद, 5 है। 5 या 6 है। 5 से लेके 70 का दावा कर रहे हैं। देखिए, हम लोग पहले 22 कॉरपोरेटर थे, 4 एमएलए कभी की थे। बात करो, पहले की बात। जब मैं पार्टी में था, 22 कॉरपोरेटर, 4 एमएलए, 1 एमएलसी और 1 मिनिस्टर। ये हाँ, पार्टी आपको की बता ताकत दें, पहले थी। ये समाजवादी पार्टी में थे। हाँ, और पार्टी का लीडर था। जब तो इनका जो अभी जिनके हाथ में ताकत है, पावर है, वो तो इनका नामो निशान नहीं था वो टाइम पे, तो कोई जानता भी नहीं था कि है कौन ये लोग। अब ये देखिए, बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया। ये साउथ मुंबई है, यहाँ लगातार पिछले 4 टर्म से कांग्रेस जीतती आ रही है। उसकी वजह ये थी कि पूरी पार्टी साथ में थी ना। अब जो आएगा इलेक्शन, उसमें मालूम पड़ेगा कि आपकी ये हरकतें आपको कितनी भारी पड़ती है। वाई समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी में देखिए बहुत सारी बातें हैं। एक तो ये है कि सेक्युलर पार्टी है। मुझे अजीत पवार जी के यहाँ से फ़ोन आया कि आपको चेयरमैनशिप हम लोग ऑफ़र करते हैं। मुझे एकनाथ शिंदे के यहाँ से भी फ़ोन आया कि आपको हम लोग चेयरमैनशिप ऑफ़र करते हैं। गवर्नमेंट यहाँ भी रहेगी आपके हाथ में, गवर्नमेंट वहाँ भी, दिल्ली में भी रहेगी। तो मैंने बिल्कुल मना कर दिया, इसलिए कि जिस पार्टी के हाथ में बीजेपी है, उस पार्टी में मैं ज्वाइन नहीं हो सकता। हालांकि समाजवादी पार्टी का रास्ता बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, बड़ी मेहनत है। तो मैंने ये पसंद किया कि मैं, ठीक है, मुझे पावर नहीं चाहिए, मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, मुझे चेयरमैनशिप नहीं चाहिए। मैं चाहूँगा कि मेरी कौम की खिदमत करूँ मैं, और इस पार्टी को पूरे मुंबई में इतनी ताकत बख्शूँ कि ताकि आने वाला जो मेयर होगा वो समाजवादी पार्टी से पूछे बिना नहीं बनेगा। जो चेयरमैन होगा स्टैंडिंग से पूछे बगैर नहीं बनेगा। नहीं, समाजवादी पार्टी से। पार्टी में देखिए, पार्टी के प्रेसिडेंट अखिलेश यादव जी हैं, अबू हाशिम आज़मी यहाँ महाराष्ट्र मुंबई में है, और मैं कॉरपोरेशन बड़ा एक्टिव रहूँगा। तो इंशाल्लाह मुझसे ही पूछना पड़ेगा उनको, क्योंकि हम इतनी ताकत से लोग जीतेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी उम्मीद ये है कि हमारे यहाँ 8 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, 2 एनसीपी, 2 शिवसेना, 1 बीजेपी, 1 मनसे, 1 कांग्रेस, 1 वंचित अघाड़ी। तो इन सब में वोटों का डिवीज़न काफ़ी होने वाला है, तो उसका फ़ायदा समाजवादी पार्टी को पहुंचेगा। इसको हमने नाम दिया है मिशन 150। अच्छा, पहले से नाम भी मिशन बना मिशन 150 के 150 सीट कॉन्टेस्ट करेंगे। इसके ताल्लुक से लखनऊ में जाके हमने अखिलेश यादव जी से बात भी कर ली है, उन्होंने हाँ भी कह दिया है। तो ज़ोरदार मेहनत पे हम लोग लग चुके हैं। पिछले हफ्ते भर से मैंने बड़ी मेहनत की, जितनी मेहनत मैंने 10 साल में। क्या डील हुई आपकी अखिलेश यादव के साथ? नहीं, कोई डील नहीं, हमने तो खाली जाके उनसे उनका शुक्रिया अदा किया, उनकी पार्टी में शामिल हुए, और एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें 250-300 प्रेस वाले थे, और सबके सामने मुझे इंट्रोड्यूस किया गया और हमारे हक़ में अच्छा बोला गया। और ये कि भाई ये लोग अभी पार्टी को संभालेंगे मुंबई के अंदर, अबू हाशिम आज़मी का हाथ मजबूत करेंगे। तो उस दिन से हमने काम शुरू कर दिया है। आप देखना कि महीने भर में आपको बहुत अच्छी अच्छी खबरें मिलने वाली हैं। इस पर आप इतने पुराने मंजे हुए खिलाड़ी हो, पॉलिटिशियन हो, कई पार्टी हमने चेंज की है, आप मिनिस्टर रह चुके हो, कुछ तो डील की बात की होगी ना? नहीं, ऐसे ही नहीं आप चले गए। देखिए, कुछ तो बात होगी, या कुछ आपका फ़ायदा होगा। मैं अजीत पवार के यहाँ जाता तो मुझ पर यह इल्ज़ाम लग सकता था कि मैंने फ़ायदे के लिए एनसीपी ज्वाइन की। अगर मैं एकनाथ शिंदे को ज्वाइन करता तो ये इल्ज़ाम जायज़ था कि मैंने चेयरमैन बनने के लिए मैंने वहाँ बात की उनसे। दोनों को साफ मना कर दिया, मैं रिकॉर्ड पे बोल रहा हूँ कि दोनों पार्टी को मैंने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि मैं ये पार्टी में नहीं आऊँगा। इसके पहले मुझे टिकट का ऑफ़र भी दिया गया असेंबली इलेक्शन में, तब भी मना कर दिया मैंने बीजेपी के साथ में आप लोग का साथ है तो मैं आपके साथ नहीं आ सकता। मैं सेकुलर इंसान हूँ, मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके साथ में चलने वाला आदमी हूँ। मैंने इतने 30 साल जो काम किया है, कभी मेरे बारे में शिकायत नहीं करेगा कि मैंने कभी नफ़रत की बात की हो, झगड़े की बात की हो, या 2 कौमों को अलग करने की बात की हो। मुसलमानों के हक़ में ज़ोर से बोला हूँ,
और आगे ही बोलता रहूँगा, लेकिन नफरत की बात नहीं करूँगा। तो मुझे कोई कम्युनल पार्टी नहीं चाहिए, मुझे सेक्युलर पार्टी चाहिए थी। समाज में आपके पहले कहा कि समाजवादी पार्टी का रास्ता बहुत मुश्किल, बहुत कठिन और बड़ी मेहनत है उसमें, लेकिन मैं करूँगा। तो कोई डील ये मेरी लाइफ की आखिरी इनिंग है, तो ज़ोर से खेलूँगा। इसमें मुस्लिम कम्युनिटी का क्या फ़ायदा है? इसमें तो आपका फ़ायदा, आपकी पार्टी का फ़ायदा है। अच्छा, कम्युनिटी का मेरा क्या फ़ायदा है बताओ? मैं तो इलेक्शन लड़ने वाला नहीं हूँ आएंगे उस पर कॉरपोरेशन। अपन। नहीं, मैं लड़ने वाला नहीं हूँ कॉरपोरेशन। और जो लड़ेंगे, जो जीतेंगे, उनका फ़ायदा होगा, मेरा कोई वो एक फ़ायदा गाना उसके है, जहाँ तेरी ये नज़र है मेरी जहाँ मुझे खबर है। नहीं, देखिए मेरी नज़र तो बहुत जगह है और यही चाहते थे। मेरे निशाने पे भी काफ़ी लोग हैं। हमारे यहाँ कुछ लीडर्स हैं मुंबई में जिन्होंने मैनिपुलेट करके पार्टी के लोगों को खुश करके वो लीडर बन चुके हैं। उनमें काबिलियत नहीं है। वो शादी ब्याह में जाएंगे, मौत मैज में जाएंगे, लेकिन काम कभी नहीं किया उन्होंने। आप बता दीजिए कि जो भी मुस्लिम एमएलएज हैं उनके इलाके में काम बता दीजिए मुझे। अगर कोई बड़ा काम दिखाओगे, मैं अब छोड़ दूंगा पार्टी, अब छोड़ दूंगा सियासत। कोई काम नहीं दिखेगा आपको। इतना बुरा हाल इलाकों का कि समझते नहीं कि भाई कोई आदमी 3 टर्म 4 टर्म निकालता तो मालूम पड़ता है इलाका देख के। तो ये तो अबू हाशिम आज़मी का भी, आपकी समाजवादी पार्टी का भी देखिए, है। खाली एक इलाका इसी होता है, बात पे बात नहीं, करते एक हैं। इलाका होता है डेवलप्ड इलाका होता है, एक इलाका होता है जहाँ झुपड़पट्टी है। मैं वहाँ का आमदार था ट्रॉम्बे का। वहाँ इतनी बड़ी झुपड़पट्टी है ना कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट चाहे तभी सुधार नहीं कर सकती। ह्यूज पैसा चाहिए उसको। वहाँ रोड्स नहीं है, वहाँ गटरें नहीं है, वहाँ हाउस गली नहीं है, वहाँ लाइट नहीं है, वहाँ स्कूल्स नहीं है, वहाँ कॉलेज नहीं है। इतना पिछड़ा हुआ इलाका है। तो वहाँ हम क्या करते हैं कि हमने टॉयलेट ब्लॉक बना के दे दिया, रास्ता बना के दे दिया, गटर बना के दे दी, पानी कनेक्शन दे दिया, तो बड़ा काम हुआ वो। उसके लिए हर काम के लिए कम से कम 500 करोड़ 400 करोड़ चाहिए, जो यहाँ सिटी में ज़रूरत नहीं है। यहाँ तुम्हारे पास रोड्स है, स्कूल्स है, कॉलेज है, लाइट है, फुटपाथ है, सब कुछ है। यहाँ कुछ काम ही नहीं है। लेकिन कोई काम को समझो, मान लो मुझे बताओ कि ये फला एमएलए ने एक हॉस्पिटल बनाई, एक नाम नहीं मिलेगा। ये फला एमएलए ने स्कूल बनाया, कॉलेज बनाया, एक नाम। भिवंडी माशाल्लाह अच्छी इलाका है। आपके इलाके में बाइकल्ला में भी उसने हाँ, अच्छा काम किया। रईस शेख के बारे में तारीफ़ करूँगा कि आज लोग कहते हैं कि ही इज़ द बेस्ट एमएलए एंड बेस्ट कॉरपोरेटर। जो मेरे बारे में लोग कहते थे पहले, आज रईस भाई के बारे में कहते हैं कि बहुत ही डेडिकेशन है, बहुत ही ईमानदारी से काम करते हैं और बिल्कुल नॉन करप्ट है। ये अच्छी इमेज बनी है। तो आज भी उनका इमेज ना मदनपुरा में भी देखिए, आप गवंडी में देखिए, आप भिवंडी में देखिए, बड़ी अच्छी इमेज है। इसीलिए तो इनका इस बार का मार्जिन 50,000 के ऊपर पहुंचा ना, रईस शेख का। रईस शेख का। अभी रईस शेख की बात नहीं की तो पहले रईस शेख की बात पूरी कर लेते हैं। आपके सारे प्रोग्राम में रईस शेख दिखे नहीं, क्यों नहीं दिखे? अभी इतना बड़ा फंक्शन था बेदारी का, मेरे साथ बैठे थे स्टेज पर, वो पूरा 3 घंटा थे स्टेज पर। क्या बात है, इतने बड़े प्रोग्राम में जैसे आपने कहा कि 250 अखबार वाले आए थे, बहुत बड़ा प्रोग्राम था, अखिलेश जी आए हुए, तो रईस शेख क्यों नहीं? देखिए उसमें क्या हुआ कि हम लोग को जाना था 16 तारीख को, फिर उनको कोई शादी में जाना था 16 शादी तारीख। इम्पोर्टेंट थी, पार्टी का काम इम्पोर्टेंट था। नहीं, important था। अखिलेश यादव जी का एक प्रोग्राम वहाँ आजमगढ़ लग गया, तो उनको जाना था, तो उन्होंने हमको एक दिन पहले बुला लिया। अच्छा, 15 को बुला लिया। 15 को हमने एक ही दिन हमने टिकट अरेंज की। उन्होंने कहा कि मैं 16 को पहुँचूँगा। हम लोग बोले 16 को हम लोग वापस आ जाएंगे। तो ये थोड़ा तारीख का फ़र्क पड़ा, वरना वो मेरे अच्छे दोस्त हैं, हमारी अच्छी बातचीत है। अबू हाशिम आज़मी या रईस शेख में भी बड़ा प्यार ये अच्छा तो आप हमेशा आपके वो तीनों नेता के जो कांग्रेस के नेता, उनके बारे में आप कहते थे हमेशा, क्या मतलब? अच्छे लोग हैं, अच्छे हैं, ये नहीं, कभी उनकी वर्षा गायकवाड़ अच्छी है, देखिए सुनिए, एनर्जेटिक है, अमीन पटेल अच्छे हैं, नहीं, काम करते हैं। कभी नहीं कहा मैंने। असलम शेख मिनिस्टर, आपने बहुत तारीफ की थी उनकी। कभी भी नहीं। मेरा एक रिकॉर्ड दिखा दीजिए। अरे मंत्री था तो कौन सी उस पोर्टफोलियो था और वहाँ क्या काम हुआ है? हुआ ना सर, मर्द में कितना वो सब बने, मर्द में कितने सारे स्टूडियो बने, वो बने। असलम के वालिद थे ना, रमजान अली शेख, तब से हैं वो, जब असलम पैदा भी नहीं हुआ था। मैं कह रहा हूँ वो सब बंगले बने जिसको इलीगल बोला गया, और ये सब तो हाँ, वो ठीक है, स्कैम हुआ। देखिए वहाँ तो इलीगल चीज़ काफ़ी है और हर जगह इलीगल चीज़ तो होती है, उसमें इनके कोई जिम्मेदारी नहीं बनती असलम शेख की, पहले से है और हमेशा होता रहेगा। लेकिन ये है कि मैं कौम के नाम की बात कर रहा हूँ कि अगर मुस्लिम एमएलए है, मुस्लिम एमपी है, मुस्लिम मिनिस्टर है, तो उसने कौम के लिए कौन सा काम किया जो आप दिखा सकते हो कि ये काम कांग्रेस पार्टी का है। या देखिए मेरा तो बहुत बड़ा क्लोज संबंध रहा ना, 22 साल रहा कांग्रेस में। आप किसी कांग्रेस एमपी को फ़ोन करके बुलाए पुलिस स्टेशन, कभी नहीं आएगा। किसी एमएलए को बुलाए, कभी नहीं आएगा। कौम के मसले में हाँ, शादी ब्याह में ज़रूर आएगा, मौत में पहुँचेगा। इससे और नहीं जाते हैं ऐसे मसले? हर जगह मेरा रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड। बताइए एक आध। जब अब इस बार तो मैं 10 साल तक कुछ हुई नहीं ना, तो मेरा कहीं, लेकिन सियासत में आप बताइए
जो मेरा रिकॉर्ड है शायद किसी का रिकॉर्ड हो सकता नहीं है। जो काम मैंने किया हूँ, अरे ये किसी बहुत बड़े आलिम ने कहा बशीर पटेल को कि यार तुम एमएलए हो, वो नगर सेवक है, हर 2 दिन बाद कमिश्नर पहुँचता है उसके पास, हर 15 दिन में सीएम पहुँचता है वहाँ, तुम्हारे पास तो कोई आता नहीं है। तो ये है क्या, हमने बड़ा काम किया और माशाल्लाह मेरा रिकॉर्ड है। आज भी लोग कहते हैं कि इतना बेहतरीन कॉरपोरेटर, इतना वोकल, इतना एग्रेसिव हमने नहीं देखा। जी। मैं आपको काफ़ी मिसाल दे सकता हूँ मेरे काम की, लेकिन अपने मुँह अपनी तारीफ़ करना अच्छा नहीं लगता। आप लोगों से पूछिए, जिस इलाके में हम लोग बैठे हैं वहाँ मैं यहाँ का नगर सेवक था, कितना काम यहाँ हुआ है। ये साबो सिद्दीक हॉस्पिटल उसकी मिसाल है, ये मेरे हाथ से बनाई हुई है। इमामबाड़ा स्कूल जो है, बाकी बहुत सारे स्कूल्स है, इमामबाड़ा वेलफेयर सेंटर है और बहुत सारे इदारे, जिम्नेज़ियम, बाबूला डैम में जिम्नेज़ियम मेरा बनाया हुआ है। तो मेरे काम तो ये, अच्छा मैंने जितने स्ट्रक्चर बनाए हैं या जितने भी जिम्नेज़ियम, सोशल वेलफेयर सोसाइटी, सबको हैंडओवर कर दिया वहाँ के लोगों को। अब ये लोग मैनेज करते हैं। मेरे हाथ में कभी कोई पावर रखा नहीं मैंने, क्योंकि कौम की चीज़ थी, कौम को दे दी। रईस शेख की बात कर रहे थे कि रईस शेख जो है एक ये हाशिम भाई के पास एक लीगल मतलब कैंडिडेट था कि भाई चलो, हर आदमी सोचता है कि मैं कॉरपोरेशन से एमएलए बनूं, एमएलए से एमपी बनूं। तो शायद कहीं एक ऐसी बात चल रही है सब जगह आपके ज्वाइन करने के बाद कि यूसुफ अबरानी के बाद रईस शेख की क्या पोजीशन रहेगी समाजवादी में? रईस शेख पार्टी के सीनियर नेता हैं, जो उनकी पोजीशन थी वही रहेगी, बल्कि मैं समझता हूं कि और बड़ी होगी उनकी पोजीशन, क्योंकि वो भिवंडी के एक बहुत बड़े इलाके से जीत कर आए हैं और वहाँ भिवंडी में उनकी बड़ी अच्छी इमेज भी है। तो हम चाहेंगे भिवंडी में एक जगह वो हैं, तो उसके बाजू का इलाका है, वहाँ भी समाजवादी का एमएलए हो। बम्बई में मेहनत करेंगे हम लोग तीनों मिलकर, तो बम्बई में हम तीनों नहीं, बहुत सारे लोग हैं पार्टी में, सब मेहनत करेंगे, तो यहाँ भी हमारी कॉरपोरेशन में मेजॉरिटी आएगी या नंबर टू हमारी पार्टी रहेगी और सेम भिवंडी में होगा। तो उसका श्रेय रईस शेख को जाएगा, उसकी मेहनत का फल पार्टी को मिलेगा। तो इस तरह पार्टी ग्रो करेगी। देखिए, किसी लीडर को माइनस करके, साइड करके पार्टी बढ़ सकती नहीं थी। अगर कांग्रेस में जो ये हो रहा पॉलिटिक्स है, में तो ऐसे ही होता है। नहीं, कांग्रेस में जो हो रहा है, अगर ये समाजवादी पार्टी में हुआ तो उसका भी नुकसान होगा समाजवादी पार्टी को। तो ऐसा कोई काम नहीं होगा। जैसे एक म्यान है, उसमें यूसुफ अबरानी और मगर उस सामने वाले ने बोला एक म्यान में 3 तलवार। सलीम भाई, नहीं, मैं बता रहा हूँ तीसरा आपको। तलवार रईस शेख है। देखिए, लीडर एक होता है, उसके चाहने वाले फॉलोअर्स काफ़ी हो सकते हैं ना। अबू हाशिम आज़मी लीडर है, अखिलेश यादव जी लीडर है, हम उनके फॉलोअर्स हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए हैं। रईस शेख सपोर्ट करेंगे, मैं सपोर्ट करूंगा और बहुत सारे लोग साथ में जुड़ेंगे। महीने भर में आपको मालूम पड़ेगा नहीं, पार्टी। एक म्यान में 3 तलवार, जो ये बात चल रही है सब जगह कि यार एक ही पार्टी में 3 जगह, फिर कुछ आपस में नहीं, हो जाएगा, क्योंकि देखिए, आपका रिकॉर्ड रहा, इसके पहले भी आपके साथ यूसुफ इनकी जमीन ही थी समाजवादी पार्टी में। देखिए, मैं समझता हूँ कि मैं बड़ी ईमानदारी से काम करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि पावर को शेयर करना चाहिए, सब मिलकर काम करना चाहिए। अगर कोई डिक्टेटर बनेगा तो जाहिर बात है उसका नुकसान होगा। अभी जो अबू हाशिम आज़मी से हमारी बात हुई है, यही बात हुई है कि हम लोग एक एपेक्स कमेटी बनाएंगे, उसमें बहुत सारे लोग जुड़ेंगे और फैसले उसमें होंगे। अबू हाशिम आज़मी क्योंकि पार्टी के प्रेसिडेंट हैं महाराष्ट्र के, तो उनके डायरेक्शन को, उनकी पॉलिसी को मानना हमारा फ़र्ज़ बनता है। हम लोग जो भी होगा, डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, अल्टीमेटली फैसला वही होगा जो पार्टी का प्रेसिडेंट चाहेगा। तो हमने उसको तय किया है। लेकिन मुझे पूरा पक्का यकीन है कि अब जो पार्टी बन रही है उसमें देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो नई सोच के हैं, नई शक्ति लेके आएंगे और नई आइडियाज़ लेके आएंगे। और अब मुसलमान जो है पूरे बम्बई के अंदर, उसने हमेशा मजबूरी में वोट दिया है, नेगेटिव वोट दिया है। हमने बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को वोट दिया, फिर बीजेपी को हराने के लिए हमने उद्धव ठाकरे को वोट दिया, ये नेगेटिव वोट था। अब मुसलमान पॉजिटिव वोटिंग करेगा, पॉजिटिव। वो एक पर्टिकुलर पार्टी को चुनेगा, उसी को सपोर्ट करेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि 70 के ऊपर हमारे कॉर्पोरेटर आने वाले हैं। तो आप ये एग्री करते हो कि आप अबू हाशिम आज़मी को अपना लीडर मानते हो? डेफिनेटली मैंने पार्टी ज्वाइन की, सोच के ज्वाइन किया कि इनके हाथ में कमान रहेगी, इनके साथ में काम करना है, इनके अंडर में काम करना और है। कब मौका मिल के इनका कमान छीनना है, ये तो हर, ये तो सपना सबका रहता है। देखिए, अगर हर एक बच्चे का सपना रहता है बड़े होके वो। सुनिए, मैं समझता हूँ कि अगर लालच होती ना, लालच, तो जहाँ मैं आज जो मेरी पोजीशन वो नहीं होती। मैंने हमेशा कुर्बानी दी है। 52,000 वोट से जीतने के बाद, कांग्रेस से 52,000 वोट से जीता मैं, और मुझे टिकट नहीं दिया गया। ये 2009 की बात है। वो ट्रॉम्बे से। हाँ, तो आज 2024 है, मैं पार्टी में रहा ना 22 साल, आपने ना इंसाफ़ी होने के बावजूद भी पार्टी में रहा। अच्छा, उसके बाद मुझे वाहडा का चेयरमैन बनाया गया, वो सिर्फ 6-7 महीना मेरे हाथ में रहा। ये बात सोनिया गांधी जी को मालूम, ये बात राहुल गांधी जी को मालूम, अहमद पटेल को मालूम। तो ये जानबूझ कर के मुझे
देखिए, बहुत सारे आदमी बहुत एग्रेसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड होते हैं और उनको उनके अंदर टैलेंट होता है, क्वालिटी होती है आगे बढ़ने की। तो कुछ लोग चाहते हैं कि इसको रोका जाए, तो मुझे इस तरह रोका गया, मेरे खिलाफ साजिश की गई। 52,000 वोट से जीतने के बाद मुझे टिकट नहीं दिया गया। उसके पीछे वजह है जो मैं आज बोलना नहीं चाहता, लेकिन ये है कि कुछ लोग चाहते हैं कि इनको रोका जाए। हमारा टैलेंट देख के, हमारी 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 जो काम करने का तरीका देख के समझते हैं कि अगर ये लाइमलाइट में आया तो हमको कोई पूछेगा नहीं। और जितने नाम आप आज सुनते हो ना मुस्लिम लीडर्स के, ये कोई पिक्चर में नहीं था जब मैं था, जब भी एक आदमी का नाम नहीं था, कहीं दूर दूर तक नाम नहीं था। अब देखिए, दूसरा ये कि कांग्रेस पार्टी में अगर नसीम आरिफ खान जो पहले 4 टर्म एमएलए रह चुके हैं, 3 बार 4 बार 5 बार मिनिस्टर रह चुके हैं, उनको हराने की कोशिश करना, भाई जगताप को टिकट नहीं मिले उसके, यानी इन लोग को यही आपके लोग ही हराते, यानी कांग्रेस की आज जो जिम्मेदार है, कांग्रेस के लोग भाई जगताप को टिकट न मिले उसके लिए कोशिश करना। और बाकी पार्टी में बहुत सारे और प्रोमिनेंट चेहरे थे। अब देखिए, बहुत जल्दी सब कुछ मालूम पड़ने वाला है। सबको रोकना ताकि मैं बच जाऊं, मेरा नाम रहे, मेरी सीट रहे, मैं मंत्री बन जाऊं, ये सोच सोच के उन्होंने काम किया। तो आज इसीलिए पार्टी इतनी ये बुरी तो पोजीशन हर एक आदमी सोचता है ना, आज भी आप कुछ नहीं, सोचते गलत बात है, गलत बात है। सोचिए देखिए, कि- मैं समझता हूँ कि मैं जब एमएलए था तो मैंने कमाटीपुरा नागपाड़ा घूमता था अमीन पटेल के लिए, मैं जी कैंपेन शहजाद भी था पूरा दिन रात। नहीं, ये बार भी नहीं, हम लोग ने तो कभी नेगेटिव पॉलिटिक्स सियासत नहीं की। जितने भी हमारे पार्टी के जिनको टिकट मिली उसको सपोर्ट करने के लिए पूरी पूरी मेहनत की हमने। अब सबसे बड़ी बात ताज्जुब की तो ये अफसोस की बात है कि हमने यूबीटी के लोगों को जिताया, अरविंद सावंत को हमने वोट दिया, मनोज जामसूद को हमने वोट दिया, जबकि हमारी सीट थी वो। मैंने कहा भी, मैं उदय जी से कहा, मैंने बाकी शिवसेना के लोगों से कहा कि जहाँ 50% मुस्लिम है वहाँ से भी तुम मुसलमान को टिकट नहीं दोगे तो मुसलमान कहाँ लड़ेगा इलेक्शन। उस तो टाइम अब ये हो गया कि बायगला से मुसलमान कभी जीत सकता नहीं है। एक यूबीटी को सीट चली गई तो हमेशा उनके पास ही रहेगी वो सीट कि भाई हमारा एमएलए था, हमारा नगर सेवक था। तो इस तरह काम नहीं होता। नहीं, उस वक्त की बात की जाए तो उस वक्त ये बात हो रही थी कि यूसुफ अबरानी उस टाइम रिवॉर्ड नहीं कर रहे थे, उनको टिकट नहीं मिली थी, क्योंकि उनको एक दूसरा आश्वासन था कि अगर यार कांग्रेस, आपको भी तो नहीं पता था कि यह हाल होने वाला है। नहीं, तो आप मुझे तो कहा गया था कि आपको टिकट दे रहे हैं। सपोज नहीं, मुझे तो सुनिए, इलेक्शन से पहले मुझे फॉर्म भरने कहा गया, मैंने पेपर्स तैयार कर लिए। मुझे बार बार फ़ोन आता था दिल्ली से और बॉम्बे से कि आप अभी 1 घंटे में चले जाओ फॉर्म भरने के लिए, लेकिन मैं जब तक आप मुझे ये भी फॉर्म नहीं दोगे मैं नहीं जाऊंगा, मैं फॉर्म भर के विड्रॉ करने के लिए नहीं जाऊंगा। तो ये साजिश थी जिसका पता हमको चला, हमारे कुछ दोस्तों को भी इन्वॉल्व किया गया उसके अंदर। तो ये बहुत गंदा था सब। तो अभी ये सब मैं सबको एक्सपोज करने हमको वाला सुनने हूँ। में आया था कि आप उस वक्त रिज़ाइन नहीं किए क्योंकि आपको लॉलीपॉप दिया गया था, कि आपको ऐसा लगा था कि मेरे को वापस कोई एक बड़ी पोस्ट मिल जाएगी, महाडक चेयरमैन या जो भी XYZ मिल देखिए, जाएगी, इसलिए आप उस वक्त शांत रहे। नहीं, एक बात क्लिक हुई मेरे जहन में कि अबू हाशिम आज़मी ने किसी से कहा कि यूसुफ भाई इतना बड़ा नेता है, वो टिकट मांगने खड़ा होता है, अच्छी बात नहीं, वो टिकट बांटने वाला आदमी है, तो उसको टिकट बांटना चाहिए। वो बात मेरे जहन में घूम रही थी कि ये बात सही है। आपको पक्का है सुबह अबू हाशिम आज़मी ने ये बात कही है? ये बात मेरे पोते से की उन्होंने अच्छा, कि पोता छोटा। दादा को बोलना कि टिकट लेने वाला नहीं, टिकट देने वाला बने। तो यही चीज़ अभी उसमें बनेगी ना, अभी देखेंगे इंशाल्लाह देखना, हाशिम भाई क्या करते हैं। इतनी मेहनत करेंगे और ऐसे ऐसे लोगों को टिकट देंगे जो पढ़े लिखे क्वालिफाइड लोग होंगे, जिनके दिल में जज्बा है कौम का, जो नई सोच के लोग हैं, जो डरे दबे छुप छुप के काम करने वाले नहीं, जो खुलकर आगे बढ़ के काम करेंगे। और काम वो करेंगे जो पॉजिटिव हो, काम वो जो कंस्ट्रक्टिव हो, काम डिस्ट्रक्टिव काम नहीं, उसको हरा दो, इसको गिरा दो, उसको बदनाम कर दो, ये सब काम हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग रास्ते में जाएंगे, गली गली मोहल्ला मोहल्ला घूमेंगे और हर मुसलमान को कन्विंस करेंगे कि आपको इस बार, हमेशा आपने नेगेटिव वोट दिया है, मजबूरी में वोट दिया है, डर के वोट दिया है कि बीजेपी आएगी। अब समाजवादी पार्टी को लोग मुसलमान वोट देंगे और ये सोच के वोट देंगे कि ये पार्टी आगे बढ़ के आने वाली है। सुबह बार बार BMC इलेक्शन को मुसलमानों से, हिंदू मुस्लिम से जोड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं। हमेशा ये कांग्रेस जो भी दूसरे अपोजिट बीजेपी है वो हमेशा जो है ये करती है कि बीजेपी का भूत दिखा के बात करती है। अब आप मुझे एक सिंपल चीज़ बताइए, कॉर्पोरेशन इलेक्शन है, BMC का इलेक्शन है, BMC कॉर्पोरेटर करता है क्या है? गली के कचरे साफ करना, गली की साफ सफाई पर ध्यान देना। तो उसमें ये पावर, उसमें से सारी चीज़, देखिए, इसमें मुस्लिम हिंदू कहाँ से आए? मैं नगर सेवक रह चुका हूँ, मुझे मालूम है कि नगर सेवक कितना पावरफुल होता है। बताइए आप क्या मैं बता रहा हूँ कि एमएलए से ज़्यादा पावरफुल नगर सेवक होता क्या है। करेगा नगर सेवक? जो उसके हाथ में पावर है, जो फंड उसके हाथ में आता है अपने इलाकों को डेवलप करने के लिए, वो क्या डेवलप करता है? वही तो बता रहा हूँ। सुन भाई। देखिए,
हेल्थ के बारे में टॉयलेट उसको- बनाते हैं जितने भी कॉर्पोरेटर है, मैं वो आपके कांग्रेस के कॉर्पोरेटर है, आज के हमारे 222 में 5-5 टॉयलेट आजू बाजू में बना दिए। आज के कॉरपोरेटर की बात नहीं करता। कॉरपोरेटर वो है जो चाहे तो अपने इलाके को इतना खूबसूरत कर सकता है। उसके हाथ में हेल्थ होती है, उसके हाथ में फंड आता है रोड्स का, फुटपाथ का, ड्रेनेज का, पानी का, उसके हाथ में लाइटनिंग का, ब्यूटिफिकेशन का बहुत सारा फंड आता है। वो अपने इलाके को बहुत अच्छा कर ये सकता मैं कह रहा है। सुनिए ना, कॉलेज है, स्कूल्स है, उसके लिए वो एडोप्ट कर सकता है, स्कूल एडोप्ट कर सकता है, वो अच्छी कॉलेज स्कूल शुरू कर सकता है। मैंने बहुत सारे काम किए हूँ। तो उनका जो फंड आता है, अगर कॉर्पोरेटर पढ़ा लिखा है, होशियार है, उसको बजट के बारे में मालूमात है, उसको प्रपोजल किस तरह डालना वो मालूमात है, तो अपने इलाके में 25 करोड़ ला सकता है एक नगर सेवक 1 साल के अंदर। जो एमएलए को ज़िंदगी भर नहीं मिलेगा। एमएलए को 2 करोड़ मिलता है, 3 करोड़ मिलता है, उसके आगे कोई उसका काम नहीं। 25 में तो एक्चुअल खर्चा करने कितने मिलता है? पूरा के पूरा देखिए, ऐसे सुनिए आप- करप्शन को छोड़ दीजिए। करप्शन जो करता है वो तो above 50% जाता है। हाँ, वो जाने, वो तो नहीं, उसका आप जो भी स्टैंडिंग कमेटी में रह चुके हैं पहले, आप भी कॉर्पोरेटर रह चुके हैं। करप्शन का लेवल अबव 50% है। करप्शन का तो ये तुम्हारा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है -40 में कॉन्ट्रैक्ट मिलता है उसको। तो -40 में अगर 100 रुपया कम 60 में करेगा तो करप्शन करेगा ही करेगा, क्योंकि क्वालिटी नहीं मिलेगी ना। तो ये तो नगर सेवक पढ़ा लिखा है, होशियार है। देखिए, हमारे बारे में मालूम कीजिए कि हमने बजट प्रोविज़न बहुत कराया, हर काम का बजट प्रोविज़न, क्योंकि हमको मालूम था प्रोसीजर क्या था, बजट किस तरह आता है, किस तरह पास होता है। मैं लोनावाला में बैठ के फ़ोन करता था कमिश्नर को कि मुझे इतना पैसा चाहिए मेरे इलाके के लिए, तो यहाँ बैठे बैठे पैसा सैंक्शन होता था। तो इतना वही तो काम। हम पूछ रहे हैं ना कि कॉर्पोरेटर का काम खूबसूरती करना, नहीं डेकोरेशन करना नहीं, है। पूरा इलाका सुनिए, देखिए, हाँ, मैं समझ एक गया। कॉर्पोरेटर का जो इलाका है ना, वो मतलब उसकी पूरी ताकत उसके हाथ में रहती है। Exactly. एमएलए के हाथ में कुछ नहीं होता। एग्जैक्टली साहब, मेरा गटर का नाला जाम हो गया है, हमारे यहाँ पर ऐसा प्रॉब्लम है, Day पानी नहीं आ two- रहा है, मगर इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं, कम्युनिटी हाँ, को पावर देने वाली कहाँ से वो बात आ बता गई? रहा हूँ, आपको ये तो बता रहा मिसलीडिंग हुआ हूँ। ना। देखिए, शिवसेना हमेशा रूलिंग में रही कॉरपोरेशन में। हम्म। तो जैसा कि गणपति विसर्जन होता है, बहुत बड़ा त्यौहार है और बड़ी मतलब बड़ा ज़ोर शोर से होता है। तो उसके पहले पूरे रोड्स बनते थे बम्बई के कि गणपति का विसर्जन है, पूरे रोड्स बनते थे और हम लोग उस बजट को पास करते थे। उसके बारे में जो भी त्यौहार इनके होते थे ना, उस सब के बजट सेक्शन होते थे और बड़ा काम होता है। स्टैंडिंग कमेटी मतलब एशिया की सबसे बड़ी स्टैंडिंग कमेटी। तो जो पावर उसके पास है, वो पावर मंत्री के पास नहीं है। अब क्या, देखिए, पिछले 2 साल से कॉरपोरेशन नहीं है ना, तो सारा पावर चला गया मुख्यमंत्री के पास और इनके मंत्रियों के पास। तो वो लोग इसीलिए इलेक्शन नहीं कराते कि एक बार कॉरपोरेशन आ गए तो फिर अब इनके हाथ में जाएगा, बजट जाएगा इनके हाथ में। इसको कहते हैं सिटी फादर। कॉरपोरेटर को सिटी फादर कहते हैं कि शहर का बाप, इलाके का बाप। तो बहुत पावर उसके हाथ में, लेकिन वो समझे कि मेरे पावर्स क्या था, उसको वो आदमी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन आज के नगर सेवक, उनका ध्यान रहता है कि सीमेंट किधर है, मट्टी किधर गिरी है, बिल्डिंग कहाँ बन रही है, कहाँ से पैसा आ सकता है, किसको परेशान कर सकता है। मैं स्टैंडिंग कमेटी में 8 साल रहा, एक सिंगल लेटर ला के देखो कि कंप्लेंट किया मैंने किसी की, सिंगल लेटर इतने 20-30 साल में कि मैंने किसी बिल्डिंग की कंप्लेंट किया, किसी से पैसा वसूल किया, किसी को परेशान किया, कोई नहीं बोल सकता है, क्योंकि हमारा ध्यान था ही नहीं उस तरफ। हमारा ध्यान था क्या काम करने पर, और वो काम किया कि आज देखिए कितने साल हो गए। मेरा लास्ट टर्म था 2002 में। आज तक लोग इसीलिए याद करते ना। एक बार कमीशन के यहाँ गया किसी काम के लिए, तो काम होना ही होना है, ये लोगों को मालूम थी और मुझे ही मालूम था कि उसकी ताकत ही नहीं ना बोलने की, काम करना ही पड़ेगा उसको। और ज़ोर से बोलता था बात करके, कोई मस्का मार सर बोल करके बात नहीं कर कमिश्नर से, अपना काम नाम लेके कि मैं आ रहा हूँ, तो उससे पहले डर के बैठता था कि अभी आ रहा है, हंगामा करेगा। तो अभी आपके जो कॉर्पोरेटर आएंगे इंशाअल्लाह वो ये सब काम नहीं करेंगे? सब करेंगे, उनको ट्रेन करेंगे ना कि कॉर्पोरेट नहीं, ये जो अपनी 40% की बात है, करप्शन की बात है, सीमेंट लेटर, नहीं, वो सुनिए, ये तो रूलिंग पार्टी जिसके हाथ में रूलिंग होती है वो कर सकता है ना। आम नगर सेवक करप्शन नहीं कर सकता है। वहाँ कॉर्पोरेशन में अपने इलाके में किसी को परेशान करके पैसा लिया तो अलग बात है, लेकिन कॉर्पोरेशन में वो बजट में उसका कुछ लेना देना होता नहीं है। अगर हमारे हाथ में 50, 60, 70 सीट आए तो हम लोग ये तय करेंगे कि महापौर कौन बनेगा, हम लोग तय करेंगे स्टैंडिंग कमेटी किसके हाथ में आएगी। फिर बम्बई में फसाद नहीं होगा, बम्बई में टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि हर जगह हमारा नगर सेवक रहेगा और हर कौम को लेके चलेगा। हमको सिर्फ मुसलमान की नहीं, हम दलित, मैं वही जानना ओबीसी। चाह रहा हूँ भाई कि आप जो कह रहे हैं ये मुस्लिम हिंदू का कुछ एंगल बैठ नहीं रहा है। कॉर्पोरेशन मैं इलेक्शन बता से रहा नहीं बैठ रहा है। बता रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि एरिया में अगर कोई अच्छा कॉर्पोरेटर है तो वो पढ़ाई के लिए कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट बना दिया, कोई छोटी मोटी ये कर दिया, कोई साफ सफाई कर दिया, मगर मुस्लिम कम्युनिटी का फायदा मैं ओवरऑल। हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि जिस इलाके में 40% मुसलमान है, 50% मुसलमान है, 60% मुसलमान है, उसके पास अब चॉइस रहेगा। पहले चॉइस नहीं था।
पहले क्या था कि शिवसेना और बीजेपी और कांग्रेस ये था ना। अब ये समाजवादी पार्टी एक बड़ा चॉइस मिलेगा उनको, तो सोचेगा कि 8 ऐसी पार्टियां हैं जो हिंदू मुस्लिम करती हैं। ये आपकी सोच है कि मैं बता रहा समाजवादी हूँ, बड़ा पॉइंट मिलेगा? मैं बता रहा हूँ ना आपको कि 8 ऐसी पार्टी है। देखिए मैंने गिनाया, 2 एनसीपी, 2 शिवसेना, बीजेपी, कांग्रेस, वंचित अघाड़ी, मनसे, ये 8 लोग अपना अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। तो आप वोटर हो, मैं वोटर हूँ, मैं किसको वोट दूंगा? मैं देखूंगा कि मेरी कौम का जो आदमी है जो वहाँ खड़ा है वो अच्छा काम करता है, ईमानदार है, पढ़ा क्यों लिखा मेरी है। कौम का आदमी? इस बता रहा हूँ ना। देखिए वाई अगर नॉट कि अगर कौम एक का मिनट, आदमी भी? मराठा समाज चाहता है कि मुख्यमंत्री मराठा होना चाहिए। बीजेपी चाहती है कि हमारा ब्राह्मण होना चाहिए। अगर मैं मुसलमान हूँ, मैं एक ऐसी पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूँ जो ओबीसी को, दलित को, मुस्लिम को लेकर आगे बढ़ती है, जो निचला तबका है उसको लेकर आगे बढ़ती है, तो मेरे पास तो कोई चॉइस था नहीं इसके पहले। मजबूरी में कांग्रेस को वोट दिया मैंने हमेशा। अब मजबूरी मैंने यूबीटी को वोट दिया। जो यूबीटी कहती है कि हमको फ़ख्र है कि बाबरी मस्जिद हमने शहीद की है, उसको मजबूरी में वोट देना कितनी कितनी हद तक मजबूरी बर्दाश्त तो भी करेंगे? कैसे कर अब लेते चॉइस देंगे इनको, कैसे कर समाजवादी लेते हैं? पार्टी का चॉइस देंगे। ये पॉलिटिकल लोग कर कैसे लेते हैं, समझ में नहीं आता। आप पूछे क्या कर लेते हैं? क्या? ये पहले एक साथ में रहने का, यही जब आप यूबीटी में कांग्रेस में साथ में थे तो आप इसको जस्टिफाई करते अब थे बताओ। कि वक्त चेंज होने वाला है, थोड़ा अपने को संभलने करना है। आप अभी जैसे ही हट रहे यहाँ से तो आप चालू हो गए कि नहीं, इन्होंने ये अब बताओ कि जो नेक्स्ट इलेक्शन आएगा कॉरपोरेशन का, उसमें तुम्हारे पास यूबीटी का आदमी खड़ा है, तुम्हारे सामने। नहीं तो आप अपने नहीं, फायदे की बात कर रहे हैं, इलेक्शन की बात। नहीं, मेरी बात सुनो ना पूरा। एक आम वोटर के पास एक आप एक जाओगे, नहीं नहीं समाजवादी एक आम वोटर है, उसके पास यूबीटी का आदमी गया, उसके पास बीजेपी का गया, उसके पास मनसे का गया, उसके पास ये गया अपना एकनाथ शिंदे का आदमी गया, उसके पास हमारा समाजवादी का गया, तो किसको वोट देगा मुसलमान? उसी को वोट देगा। क्यों? वो समझता है कि ये पार्टी हमारे खिलाफ आज तक उन्होंने काम किया है। शिवसेना ने कितना जुल्म किया मुसलमानों पे। आज भले वो यूबीटी बनकर हमारे सामने आई है, वो पार्टी टूट गई। एनसीपी, अजीत पवार, उनके लोगों ने, उनके पार्लियामेंट के मेंबर ने वक्फ क्या फेवर में वोट दिया, एक्ट के फेवर में वोट दिया। हाँ, तो वो कोई सब लोगों मुस्लिम, को मालूम है। कोई नेता बोलने का नहीं है। जीशान सिद्दीकी क्यों हारा? इतना काम करने के बाद क्यों हारा? इसलिए हारा कि वहाँ के मुसलमान ने फैसला किया कि जो पार्टी बीजेपी के साथ में, उस पार्टी को वोट नहीं देना, इसलिए वो हार गया। 200 करोड़ का काम किया उसने फंड से, तब भी हार गया इलेक्शन। तो मुसलमान इतना समझदार है कि मुझे किसको वोट देना चाहिए। हम लोग ये बात घर घर लेके जाएंगे कि आपके पास चॉइस है, बेहतरीन चॉइस है, पढ़ा लिखा लड़का है, एक नई ऐसी पार्टी का आदमी है जो सेकुलर पार्टी है, उसका सिंबल साइकिल है, और वो आगे बढ़ के आपका काम करेगा। ये आज तक ये बात लोगों तक पहुंची नहीं, अब पहुंचेगी। और देखिए जैसा रईस शेख है, वो अपने इलाके में काम करता है, अबू हाशिम आज़मी उसने अपने इलाके में काम किया, तो आज भी ये लोग कामयाब हुए इलेक्शन में, क्योंकि लोग समझते हैं कि सेकुलर पार्टी है। हम लोग हिंदू मुस्लिम की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। जहाँ ओबीसी है, जहाँ दलित है, वो दलित को टिकट देंगे, जहाँ ओबीसी है ओबीसी को टिकट देंगे। लेकिन मेजोरिटी इलाके जो मुस्लिम इलाके है, जहाँ मुस्लिम मेजोरिटी है, वहाँ से मुस्लिम को देंगे टिकट। तो इसमें बिल्कुल इलेक्शन जीतने के लिए जो भी कुछ करना पड़ता है वो सब करेंगे हम लोग। वाई नॉट MIM? देखिए मैंने कल एक स्पीच में कहा था कि कोई ऐसा नेता है, चाहे हिंदू में चाहे मुसलमान में, जो लोगों को भड़काता है, जज्बाती बातें करता है, डिवीज़न पैदा करता है। ओवैसी साहब हैदराबाद में मजबूत है, वहाँ इलेक्शन लड़े, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तुम यहाँ के यूपी में, वेस्ट बंगाल में, बिहार में इलेक्शन लड़ते हो और वहाँ सेक्युलर लोगों को हराते हो, तो आपके बारे में जो इल्ज़ाम है कि आप बी टीम हो, बिल्कुल साबित होता है ना। तो क्यों MIM को वोट दे? बल्कि MIM के लोग तो ऐसी बात करते हैं जिससे आज जो माहौल ख़राब हुआ है, उसमें बीजेपी का जितना हाथ है उतना MIM का भी हाथ है। तुम आके अनाप शनाप बोलते हो और ऐसी जज्बाती बातें करते हो, जैसे लोग इश्तियाल में आते हैं। देखिए हम समझते हैं कि हमारा मुसलमान कम पढ़ा लिखा है, तो जज्बाती बातों सुनकर वो थोड़ा जोश में आता है। हम लोग अक्लमंदी की बात करेंगे, ऐसी बात करेंगे जिससे दोनों कौम को अच्छा लगे, जिससे लोग करीब आएँ, ऐसी बात करेंगे ना। मतलब लोगों को करीब, हमको डिवीज़न पैदा नहीं करना है। तो जो प्रोवोकेटिव बात करेगा, चाहे MIM का आदमी हो चाहे बीजेपी का, उसको अपोज करेंगे हम लोग कि आपकी ये बात गलत है। हिंदुस्तान सबका है। देखिए आज़ादी की लड़ाई में हमारे 2 लाख उलमा मारे गए। इसके पहले बड़े बड़े लीडर रह चुके हैं कांग्रेस में या दूसरी पार्टियों में, कभी उन्होंने ऐसी बात नहीं की। जो बात ये करते हैं दोनों भाई, वैसी बात किसी लीडर ने आज तक नहीं की। जबकि हमारे अब्दुल कलाम आज़ाद थे, सीनियर बहुत बड़े लीडर आज जिनको लोग याद करते हैं, और बहुत सारे बड़े बड़े मुस्लिम लीडर पैदा हुए। जज्बाती बात करना मुझे भी आता है, लेकिन हम लोग कभी हिंदू मुस्लिम बात नहीं करेंगे, मज़हब का सहारा ये कौन लेके। तय करेगा कि जज्बाती बात में उनकी इमोशनल है कि पॉलिटिक्स है? ये कौन तय करेगा? अब देखिए मैं बता रहा हूँ कि मुझे तो There's a बड़ा very thin line between it. नहीं, तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जब मैंने एक स्पीच सुनी कि अकबरुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि जब मुझे मारा गया तो
मेरे सर पे किसी ने हाथ रखा जब मैं इंजर्ड था, तो मैंने पूछा कि आप कौन हो, तो उन्होंने कहा कि मैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। तो उनको ये पूछना पड़ा कि आप कौन हो, यही झूठ है। अल्लाह के रसूल को देखेगा तो आदमी पहचान लेगा कि अल्लाह के रसूल है। फिर कहा कि बंदे नवाज़ आए थे, गौस पाक आए थे, ख्वाजा गरीब नवाज़ आए थे। ये सब बातें बोलकर तुम वोट हासिल करते हो, शर्म आना चाहिए। सो तो सियासत छोड़ देनी चाहिए। अब किसी मुसलमान को जज्बात में ला के उसके दिल पे मतलब इमोशनल उसको पैदा वो करके उससे आप ऐसी माहौल बनाओगे या उसके दिल में नफ़रत पैदा करो किसी और के लिए, तो ये अच्छा नहीं है। आपको हैदराबाद में लड़ने को मना करता है। आप अच्छे हो, आपने बहुत काम किया, आप वहाँ काम कीजिए। वेस्ट बंगाल हमारे में इलाके में मत आइए। नहीं, वेस्ट बंगाल में, यूपी में, बिहार है, वो हमारा इलाका कहाँ है? पार्टी तो यूपी से बढ़ाएंगे ना वो तो। यूपी नहीं, पार्टी इस तरह थोड़ी बढ़ती है कि जहाँ मुसलमान खड़ा है उसको हराने के लिए। आपके कहने से पार्टी बढ़ेगी, नहीं, शोभरानी के कहने से। ऐसा नहीं, पार्टी बढ़ाने के लिए सबको हक है कि अपनी पार्टी के लिए मेहनत करे। लेकिन तुम बिहार में जाके देखिए, अगर तेजस्वी आज मुख्यमंत्री नहीं है तो ओवैसी की देन है। मोदी आज प्राइम मिनिस्टर है, ओवैसी की देन है। पूछो क्यों? 2002 में जब फसाद गुजरात में हुआ था तो वहाँ कांग्रेस मजबूत थी, कांग्रेस जीती और मोदी हार जाता। लेकिन वहाँ छोटी मोटी पार्टियाँ पहुँच गई, 4-4, 5-5 पार्टी, और सेक्युलर वोट को डिवाइड किया। इसलिए मोदी फिर जीत के आए। जबकि इतना खिलाफ माहौल था कि अटल बिहारी वाजपेयी खिलाफ हो गए थे, उनको हटाने की बात करते थे। लेकिन वहाँ डिवीज़न पैदा किया, उसमें वहाँ एनसीपी गई, वहाँ बहुजन समाज गई, वहाँ ये मुस्लिम जमातें गई वहाँ, तो वहाँ के वोट को डिस्ट्रीब्यूट किया। उसकी वजह से 8 सीट कम पड़ी, वरना वहाँ कांग्रेस का मुख्यमंत्री होता है मोदी की जगह पर। आज लोकल मुस्लिम्स में पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में, कि एक ही आदमी मुस्लिम लीडर में तर्क के बोलने वाला है, वो असदुद्दीन ओवैसी, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बोले या कोई भी स्पीच में बोले। उनकी स्पीच से लोग, चाहे वो 3 तलाक बिल हो, चाहे वो, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, उनके नॉलेज की, उनके पार्लियामेंट में डिबेट की बड़ी इज्जत करता हूँ। मेरा सिर्फ ऑब्जेक्शन ये है कि तुम कहीं भी जाओ तो वहाँ जाके मेहनत करो जहाँ तुम्हारा बेस है। तुम हैदराबाद में 8 सीट लड़ते हो, यूपी में जाके 80 सीट लड़ते हो, तो आम मुसलमान समझता है कि ये क्यों हो रहा है। ये बिहार पार्टी वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए भी होती है। अरे तो तुम एक काम करो ना, नहीं सुनिए, अब बीजेपी को ले लीजिए, बीजेपी आपके टाइम पे 2 सीट थी। ऐसा है, कर्नाटका में गए ये लोग, मैं स्टार्ट से बात कर रहा हूँ, शुरुआत तो कहीं से होती है ना। बीजेपी की भी 2 सीट थी आपके टाइम पे, 400 सीट थी आपके पास। जंगसंग सुने ना, आप ये बोलोगे कि मुझे हक है सब जगह लड़ने का, तो आज तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं है, इसलिए नहीं है कि एमआईएम लड़ी वहाँ से। आज अखिलेश यादव वहाँ के मुख्यमंत्री नहीं है, इसलिए कि जाके आप देखिए, आप इलेक्शन का रिजल्ट दिखाइए कि काफ़ी जगह समाजवादी के लोगों को हराया इन्होंने, वरना आज वहाँ हुकूमत एसपी की होती। दिल्ली में गए, दिल्ली में तुम्हारा कोई बेस नहीं है, एक सिंगल वोटर नहीं है। पार्टी परसेंटेज तो बढ़ाएगा ना, जैसे ऐसा नहीं होता। सुनिए, अगर मैं ये कहूँ कि समाजवादी पार्टी वेस्ट बंगाल में इलेक्शन लड़ेगी तो आप भी तमाचा मारोगे मुझे, क्या बात है। वहाँ तो ममता जी अच्छा काम करती है, मुसलमानों को चाहता है। तो एक समझौता चालू है एक बड़ी पार्टी के लड़ने का, नहीं तो सब पार्टी लड़ती है। देखिए, आम मुसलमान ये मानता है कि एमआईएम बीजेपी की बी टीम है, आम मुसलमान मानता है। ये जज्बाती बात करने से तुम्हारी बात अच्छी हो सकती है, लेकिन तुम्हारा मकसद अच्छा नहीं है। जैसे थिन लाइन नहीं, तो मैं बस बता रहा हूँ ना कि आपकी बातें अच्छी है, लेकिन आपका इरादा ठीक नहीं है। आज एक छोटा मोटा आदमी अनाप शनाप बोलता है तो सेकंड डे अरेस्ट होता है। आज एक आदमी से कुछ गलती होती है तो उसका घर टूट जाता है। आज किसी ने कोई मतलब ऐसा कोई ऑफेंस कर दिया तो उसको अरेस्ट किया जाता है। ओवैसी ब्रदर्स इतना बोलते हैं, कोई एक्शन उनके ऊपर नहीं है। बल्कि 4-4 बैंक का उनको बैंक परमिशन मिलती, 4-4 वो खोलने की, ब्रांचेस खोलने की परमिशन मिलती है कोरोना के दरमियान। तो ये सबको मालूम है कि क्यों होता है। देखिए, मैं समझता हूँ कि ख़ास करके कुछ लोगों को, जैसे हमारे उलमा जो टीवी पे आते हैं, ये बड़ी सीरियस बात कहता हूँ, जो उलमा टीवी पे आते हैं उनको बाकायदा पैसा देकर ये कहा जाता है कि आप इस तरह बात करना, आप इस तरह बोलना, हमको इसका नतीजा ये निकालना है, हमको ये मैसेज पब्लिक को ये पहुंचाने का है। उनको होटल मिलती है, खाना मिलता है, पैसा मिलता है, तब जाके वो लोग इस तरह बात करते हैं ना। जो इमेज ख़राब हुआ है तो वो इमेज इन्होंने ख़राब की। जो ऐसे उलमा जिनकी कोई पकड़ नहीं है, जिनको कोई जानता नहीं है, सिर्फ दाढ़ी है, जो टीवी पे आते हैं और जो ऐसी बातें करते हैं जिससे माहौल ख़राब होता है, जिससे बीजेपी को फ़ायदा पहुंचता है, उस उलमा की बात करता हूँ। हमारे बहुत बड़े बड़े उलमा हैं, वो कभी पसंद नहीं करते जाके वहाँ अपना टीवी पर इंटरव्यू दे। ये तो वो लोग हैं जो पेड है, जो जाते हैं। मैं उनका नाम लेके बोल सकता कि 8-10 वो हैं जो पूरे हिंदुस्तान के टीवी चैनल पर जाते हैं, उनको बाकायदा पैसा दिया जाता है, उनको वहाँ रूम दिया जाता है, खाना मिलता है उनको,
तब जाके बकवास करते हैं वहाँ जाके। उनको इस्लाम के बारे में कुछ मालूम नहीं, सिर्फ ये कि दाढ़ी है, टोपी है और अपीयरेंस वो है कि लगे कि मौलाना है। वो कोई मौलाना नहीं है। आप नाम मालूम करो, मालूम पड़ो कि उनको क्यों जाते बार बार डिबेट में, और डिबेट में बोल के क्या आते हैं वो। आप पढ़े लिखे उलमा हैं हमारे दिन, जो दीन जानते हैं, जो दिन की बारीक बारीक बातें जानते हैं, उनसे बात करो बुला के, तो आपको सही जवाब देंगे। एक मुस्लिम कम्युनिटी की बात करते हैं। आप मुस्लिम नेता बन के आए हो, इतने साल से आपकी पार्टी मुस्लिम में थी। असदुद्दीन ओवैसी एमआईएम के लिए ऐसा लोगों का परसेप्शन है कि ये जो मुस्लिम नेता हैं इनको अपनी कुर्सी खतरे में लगती है, इसलिए हर जगह ये लोग जो हैं, सारे मुस्लिम नेता जो असदुद्दीन ओवैसी के अपोजिट है, वो नहीं चाहते कि ऐसा लीडर आगे आए ताकि हमारे सारी वोट बैंक्स खत्म हो जाए। आप बताओ कि पिछले 20 साल में कितने इलेक्शन हुए, उनको हैदराबाद के सिवा कहाँ कामयाबी मिली? कभी नहीं। लेकिन उन्होंने नुकसान कितना पहुँचाया। मैं समझता हूँ कि जो भी कुछ हो रहा है, माहौल ख़राब हो रहा है, उसमें बड़ा हाथ इनका है। और ये मैं अकेला नहीं कहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान ये कहता है कि ये दो भाई हैं, ये बीजेपी को मजबूत करते हैं, इन पर कोई एक्शन कभी होता नहीं है और आगे भी नहीं होगा, क्योंकि ये बीजेपी के इशारे पे काम करते हैं। इससे भाई आपको लगता है अभी मुसलमानों को कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, बहुत वीक पार्टी हो गई है? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ कि हमेशा आपने बीजेपी के डर से कांग्रेस को वोट दिया है, बीजेपी को हराने के लिए आपने यूबीटी को वोट दिया। अब ये बंद कर दीजिए। आपके पास अच्छा चॉइस है। समाजवादी पार्टी एक सेकुलर, देखिए मैं अखिलेश यादव जी के बारे में कहता हूँ कि मैं उनसे मिल के आया। वो पढ़े लिखे हाईली क्वालिफाइड आदमी हैं। उनकी सोच, उनकी समझ, उनका इंटेलिजेंस, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा है कि मैं समझता हूँ कि कुछ सालों बाद आप ये समझोगे कि ये नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर है, अगर ये पार्टी बढ़ती है आगे। अभी आज देखिए 3rd लार्जेस्ट पार्टी है, हिंदुस्तान की 3rd लार्जेस्ट यही पार्टी सब है। मक्खन लगा के तो आपने उनको नहीं कुछ एग्री करवाया? मैं तो अरे वाह, अखिलेश जिंदगी भाई में थोड़ा उठ गए, अरे यार ये क्या बोल रहा है, मेरे पार्टी के लोग आज तक मुझे नहीं बोल रहे और ये देखिए, सुबह ही महाराष्ट्र से आके। जिंदगी में पहली बार उनसे मुलाकात किया मैंने, मेरे साथ 10 लोग थे। वो सब इतने इम्प्रेस हुए कि यार कितना डिसेंट आदमी, कितना चेहरे पे मुस्कुराहट, सेंस ऑफ ह्यूमर, और मतलब उनकी लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी और बोलने का अंदाज, और 200-250 प्रेस वाले से बात कर रहे क्या थे। लेके आए सुबह, पता क्या डील हुई? कोई कुछ तो डील हुई नहीं। होगी। नहीं, ये है कि मुझे कौम के लिए काम करना है। मैं अपनी पूरा खून पसीना एक कर दूंगा। समाजवादी पार्टी को बहुत मजबूत करूंगा। और जो डुप्लीकेट लीडर हैं, जो सिर्फ इसलिए लीडर हैं कि उनको एक आसान एरिया मिल गया और अपने बॉस को मस्का मार के एडजस्ट हो गए, और आज वो गाड़ी चल रही है क्योंकि सामने कोई ऑपोजिशन नहीं था ना। अब ऑपोजिशन होगा यूसुफ अबरानी की शक्ल में। अब उनको मालूम पड़ेगा कि इलेक्शन क्या होता है, जीत क्या होती है और ये हार क्या होती है। अभी मुझे किसी ने कहा कि एक एमएलए ने कहा है कि मैं 30 करोड़ खर्चा करूंगा कॉरपोरेशन में, समाजवादी पार्टी को आगे नहीं आने दूंगा। मेरा 300 करोड़ खर्चा करना, हमारी कौम के बारे में तुम्हारी जो इमेज है कि ये कौम पैसा दे के वोट देती है, अब ये पैसा लेके वोट नहीं देगी। पैसा तुमसे लेगी, वोट हमको देगी। यानी पैसा लेगी जरूर। नहीं, अगर लेती भी है तो अभी हमारे गली मोहल्ले के बच्चे पैसा लेते हैं, लेकिन जो घर से वोटर निकलता है वो पैसा लेता नहीं है। वो जाके सोच समझ के वोट दे के आता है। क्योंकि मैं भी काफ़ी इलेक्शन लड़ चुका हूँ ना, मुझे मालूम है कि यहाँ ये बिल्डिंग, ये इलाके से वोट मिलने वाला है और मिलेगा, चाहे कितना ही पैसा दो उनको, वो अपने वोट का सौदा नहीं करेगा। लेकिन गली मोहल्ले के बच्चे थोड़ा मज़े करने के लिए, एक रात को एंजॉय करने के लिए करते हैं, जो गलत कल्चर है, जो नहीं होना चाहिए। हमारे वक्त में तो ये पैसे की बात ही थी नहीं। इसो भाई आप इस बात को मानते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब मराठा की लड़ाई लड़ रहे थे महाराष्ट्र में, तो मुसलमान भी उनके साथ थे, सेक्युलर मतलब लोग थे? शिवाजी महाराज के बारे में आप पढ़ो कि उनके करीब के लगभग लोग मुसलमान थे, सिपह सालार वगैरह, और वो बड़ी इज्जत करते थे। मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ कि एक बार किसी जंग में किसी को अरेस्ट करके लाए, तो वो लेडी थी, औरत थी, वो मुस्लिम औरत थी। तो बोले ये कौन है? तो बोले हमने इनको अरेस्ट किया है, वहाँ गिरफ्तार करके ले गया है, तो ये मुसलमान है। तो बोले इसको पर्दा कराओ पहले। और वो इतनी खूबसूरत औरत थी, वो बोले कि तू मेरी माँ के बराबर है, काश मैं तेरे पेट से पैदा होता तो इतना खूबसूरत होता मैं भी। तो वो बड़ी इज्जत करते थे मुसलमानों की। तो इसी से लग के दूसरा सवाल है, एम्परर अकबर, मुगल बादशाह, उनका क्या था? देखिए, वो मुगलों का क्या था? वो बादशाह थे, वो कोई कौम के ठेकेदार नहीं थे, या कौम के प्रीचर नहीं थे, या वो इस्लाम फैलाने नहीं आए थे, वो हुकूमत करने आए थे। अकबर के बारे में तो ये उन्होंने दीन इलाही शुरू किया था। नहीं, चलो अकबर से आगे आए थे, टीपू सुल्तान की बात करते जिन्होंने ब्रिटिश से लड़ाई टीपू लड़ी। सुल्तान उनके ने साथ उनके साथ नॉन मुस्लिम थे, साथ में थे, और इन्होंने हिंदुस्तान को आज़ाद करने में सबसे पहला उनका। मेरा सवाल ये है कि नॉन मुस्लिम जो थे
वो उनको ज्वाइन किए थे टीपू हाँ। सुल्तान। कौन थे? देखिए नॉन मुस्लिम काफ़ी थे उनके आजू बाजू, जैसा शिवाजी महाराज के साथ में थे ना मुसलमान, उस तरह थे। वो बादशाह थे, उनको मज़हब से कोई इतना ज़्यादा वो मज़हब को फैलाने नहीं आए थे। मैं ये कहूँगा कि औरंगज़ेब के बारे में ये है कि जो जितने मंदिर बने उस वक्त में, तो एज अ रूलर उनको फाइनेंस करने की उनकी जिम्मेदारी थी। तो फाइनेंस किया उनको। एक हिंदू रानी का मतलब एक किसी मंदिर में वो किया गया था, उनसे बदतमीजी की गई थी, तो वहाँ उस मंदिर को डैमेज किया गया था, तो उनको मंदिर को बनाने के लिए उन्होंने पैसा दिया। और ये हिस्ट्री है कि औरंगज़ेब के दौर में जितना हिंदू को जॉब मिला, जितना काम मिला, जितनी भर्ती हुई, वो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ किसी बादशाह के ज़माने में। तो उनकी बड़ी अच्छी इमेज थी। वो अपनी कमाई से अपना जो कुरान शरीफ लिखते थे या जो टोपी बनाते थे, उससे अपना घर का खाना पीना खाते थे और रोज़ी कमाते थे। वो एकदम नॉन करप्ट बादशाह थे। ठीक है, यानी शिवाजी महाराज के टाइम पे हिंदू नॉन मुस्लिम या मुस्लिम साथ में थे, यहाँ पे औरंगज़ेब के साथ में भी इन्होंने अच्छा काम किया। या अकबर महाराज है, अकबर मुग़ल बादशाह है, दूसरे जो मुग़ल बादशाह हैं उनके साथ भी हमारा ये सब थे, उनके सिपह सालार थे। हाँ तो मुसलमान बीजेपी में जाने से आप लोग क्यों रोकते हो? हाँ जी, ने जो पार्टी एक मस्जिद को तोड़ती है या उस तोड़ने में आगे आगे रहती है, बाबरी मस्जिद, जो पार्टी तुम्हारे शरीयत में दखल देती है, जो पार्टी तुम्हारे 3 तलाक के मसले को उठाती है, जो तुम्हारे वफ़ की प्रॉपर्टी पे तुम्हारे ऊपर अटैक करती है, जो पार्टी ये कहती है कि आपका वोट नहीं चाहिए, जो पार्टी किसी तुम्हारे मुसलमान को टिकट देती नहीं पूरे हिंदुस्तान में, उसको मुसलमान को वोट क्यों देगा? तुमको इतनी नफ़रत हमसे है तो हमको तुमसे कौन सी मोहब्बत है? तो वैसी पार्टी जो खुल कर कहे, मोदी जी ने खुलकर कहा है कि मैंने आज तक टोपी नहीं पहनी, किसी इफ्तार पार्टी में नहीं गया। अच्छा है ना, चूरन नहीं दे रहे मुस्लिम नेताओं की नहीं तरह? तो अच्छा है ना, तो हम तो साफ साफ मुस्लिम नेताओं की तरह चूरन तो नहीं दिया ना? देखिए उन्होंने कहा कि मैंने आपकी कांग्रेस की तरह मुसलमानों को लॉलीपॉप तो नहीं दिया ना? उन्होंने उनका ये कहना कि मैं किसी मुसलमान को मैंने टिकट नहीं दी, ओपनली बोल रहे हैं। कभी इफ्तार पार्टी में नहीं सर, ना गया, सियासत कभी नहीं टोपी है। नहीं पहनी, तो ठीक है मत पहनो, तुमको कौन मजबूर करता है, लेकिन हमने आपको वोट भी कभी नहीं दिया और कभी देंगे भी नहीं। तो वही कह रहा हूँ बिल्कुल सौदा है, साफ सौदा है, एकदम खुला है। आप मुझसे नफरत करोगे तो मैं आपसे मोहब्बत क्यों करूँ? पहल कौन करेगा? उन्होंने तो बीच में बोला था कि मुसलमान जाओ एक बीजेपी के बार- ऑफिस पे। एक बार- उस स्टेटमेंट को आप कैसा नहीं, लेते हो एक बार- कि मुसलमान आओ बीजेपी के ऑफिस पे कब्जा करो? एक बार आप इलेक्शन जीत गए, आप प्राइम मिनिस्टर बन चुके, आप मुख्यमंत्री बन चुके, तो पूरी जनता आपकी जनता रहती है। आप बाद में हिंदू मुस्लिम नहीं कर सकते हो, वही मैं कह रहा काम हूँ। सबका उन्होंने करना कहा चाहिए। था, उन्होंने इनविटेशन दिया था, एक स्पीच थी इलेक्शन के दौरान कि मुसलमान लोग जाइए, हमारे बीजेपी कौन रोका है आपको, बीजेपी ऑफिस पे कब्जा कर लीजिए। उस पर आपका क्या कहना है? उस टाइम तो आप नहीं बोले कि चलो मुसलमान यार अपन जाके मिल लेते नहीं, काय के लिए? सुनिए, ये जो इलेक्शन हुआ था यूपी का, उसमें उन्होंने कब्रस्तान, शमशान, हिंदू मुस्लिम, दाढ़ी टोपी और अपने लिबास से तुम पहचान लोगे, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले, ये सब तुम हमारे खिलाफ बात करोगे। तुम्हारी भैंस लूट लेंगे, तुम्हारा घर छीन लेंगे, तुम्हारे खेत छीन लेंगे, तुम्हारा मंगलसूत्र ले लेंगे वो लोग। तुम ऐसी बात करोगे तो मुसलमान तुमको वोट क्यों देगा? इस ऊपर एक थ्योरी लगाई जा रही है कि आपने शहजाद के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हो, अबरानी, आपके बेटे के लिए। देखिए, मुझे कांग्रेस ने भी कहा था कि आपके बेटे को जहाँ से टिकट चाहिए देंगे हम लोग। कांग्रेस के जो अभी फ़िलहाल जो एमएलए हैं उन्होंने कहा था कि उसके खिलाफ़ कुछ नहीं होगा। बाकी पार्टी के लोगों ने कहा कि तुम्हारे बेटे को जीतने के लिए हम लोग हेल्प करेंगे। मुझे वो सब नहीं चाहिए ना। मेरा बेटा इलेक्शन लड़े नहीं लड़े, जीते हारे, उसकी कोई परवाह नहीं है। मैं समाजवादी पार्टी की बात करता हूँ, मैं मुसलमानों की बात करता हूँ कि पूरी कौम में एक मैसेज गया है कि अब इस पार्टी को मजबूत करो, क्योंकि कुछ ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने कौन दिया है मैसेज? हाँ? मैसेज कौन दिया? मेरे पास 500 फ़ोन आते रोज़ दिन के। हालांकि मैंने इतनी बात कभी किसी से नहीं की। मेरे लोगों से मिलता भी हूँ, बात भी करता हूँ, उनको कन्विंस भी करता हूँ, और एक नया जोश पैदा हुआ है। ये बहुत जल्दी, महीने भर में आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या माहौल बनता है। हमने तो अभी खाली पार्टी में शामिलियत की, उसके बाद कोई काम ही शुरू नहीं किया। शहजाद अबरानी को आप कैसा देखते हो आगे फ्यूचर में एज अ लीडर? देखिए, मैं समझता हूँ कि बहुत ही नेक लड़का है, नमाजी परहेजगार है, और अपना बिजनेस करता है, हलाल कमाता है, कोई हराम की तरफ दिखता भी नहीं है, और कोई मतलब मुझे लगता नहीं कि कोई गलत काम वो कर सकता है। तो क्या इतनी सादगी जो है पॉलिटिक्स में काम आती है? नहीं, सुनिए, अगर सादगी है और सियासत में काम नहीं चला उसका तो नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन वो अपना कैरेक्टर चेंज नहीं करेगा, अपना कंडक्ट चेंज नहीं करेगा, वो ईमानदारी से काम करेगा, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे। आज हम लोग काफ़ी देखते हैं ना, उसका जो सेवा चला रहा है वो तो किस तरह चला रहा है, किस तरह लोगों से बात करता है, उसका बिहेवियर कैसा है। तो ऐसा मतलब सिर्फ शहजाद की नहीं, चाहे कोई भी हमारी कौम का आदमी हो, बहुत पढ़े लिखे लोग हम मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं।
हम लोग ने इस बार आप देखना कि जितने लोग होंगे ना इलेक्शन लड़ेंगे ना, वो पढ़े लिखे होंगे, क्वालिफाइड होंगे, चाहे कमज़ोर पैसे से कमज़ोर होंगे। तो अगर कौम पैसा देखेगी और मतलब लोग पैसा देख के वोट देंगे तो नहीं पॉसिबल है। लेकिन अगर देखेंगे ईमानदार है, कौम के लिए काम करेगा, कौम का फ़ायदा पहुँचेगा। और ख़ास करके मुंबई पे हमारा कब्ज़ा होगा। इसलिए कब्ज़ा होगा कि मुंबई वो पूरे हिंदुस्तान का सबसे इम्पोर्टेंट सिटी है। यहाँ अगर तुम्हारे पास 40-50 कॉरपोरेटर हैं मुंबई में तो पैसा यहाँ बहुत का है। माहौल मुंबई ख़राब नहीं में होगा। पैसा बहुत है, मतलब क्या? पैसा तो रूलिंग पार्टी के पास जाता है ना, जी। पैसा ऑपोजिशन नहीं, के पास नहीं आपकी आता। आएगी तो नहीं, ऑपोजिशन के पास नहीं बीएमसी आता। आएगी तो आपके 50 अब कॉर्पोरेटर देखिए, आएंगे। मैं पूरा आपको अभी से कहता हूँ, न बीजेपी को मिलेगी मेजोरिटी, न शिवसेना को, न एकनाथ शिंदे को, न एनसीपी को। ये हमारी मजबूरी होगी। हमको हमारा वोट हासिल करना, हमारे सपोर्ट से महापौर बनना उनकी मजबूरी होगी। वो हम लोग करेंगे ताकि बॉम्बे का माहौल इतना अच्छा खूबसूरत होगा। फिर मालूम पड़ेगा कि हिंदू मुस्लिम साथ में किस तरह रहते हैं, जो देश का माहौल है कैसा अच्छा होना चाहिए। यहाँ से मैसेज जाएगा। मैं एक सवाल करता हूँ, थोड़ा सवाल लंबा है, आपका जवाब बहुत छोटा होगा उसमें। ईसु ओबरान ने एक प्लॉटिंग चालू की, उनको इलेक्शन की टिकट नहीं मिली, खामोश रहे कि शायद इलेक्शन के बाद मुझे कुछ मिले। हो गई पार्टी की जो है, पार्टी पिट गई, बीजेपी मेजोरिटी में आ गई, अपोजिशन कुछ भी नहीं रहा। ईसु ओबरान ने एक और प्लॉटिंग चालू की कि यार अब मैं क्या करूँ, मेरा बेटा है, मेरे को कुछ तो करना पड़ेगा, कांग्रेस तो ख़त्म हो गई। उस प्लॉटिंग के तहत आपने आहिस्ते आहिस्ते, मेरा सवाल मैं बोला बहुत लंबा है, आपने प्लॉटिंग चली, मैं सब जगह ये बात चल रही है, मैं उसको मिला के बता रहा हूँ। तो जैसे ABCD अलग रहता है और अलग अलग वर्ड्स बना के बनते ये 24 सही है। तो फिर बाद में आपने ये प्लॉटिंग चालू किया, आपने आहिस्ते आहिस्ते अपने लोगों को समाजवादी में ज्वाइन किया। सब में पहले आपने काम किया रईस शेख और अबू हाशिम आज़मी को मिलाने का, ताकि आप अबू हाशिम आज़मी की गुड बुक में आ जाओ। फिर उसके बाद आपने वो मिलाने के बाद आहिस्ते आहिस्ते अबू हाशिम आज़मी से दोस्ती बढ़ाई। उसके बाद फिर आपने जो है अपने लोगों को डालने दिया, जैसे ज़ेबा मलिक है जो साबु सिद्दीकी प्रिंसिपल है, सईद खान साहब है, आपके लोगों को आहिस्ते आहिस्ते पार्टी में एडमिशन कराया। फाइनली यूसुफ ओबरानी जो है एक बहुत ही पॉलिटिकल और एम्बिशियस मूव लेके मैदान में उतरा। देखिए, कान पकड़ सकता नहीं, आपका जवाब? कान यूँ पकड़ सकता हूँ ना, मैं यूँ नहीं पकड़ूंगा ना कान। मुझे एनसीपी की ऑफर थी चेयरमैनशिप की, मैं बन जाता। तो कौम आपको वो नहीं करती? नहीं, सुनिए ना, हाँ, कौम का भरोसा नहीं। जब उन्होंने ना देखिए, बाबा सिद्दीकी के टाइम पे बोला, सुनिए, मेरा भी बोल लीजिए, मैंने भी बोला कि कौम आपको करनी नहीं थी, मगर नहीं, कौम तो बाबा सिद्दीकी के टाइम पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया, जीशान सिद्दीकी के टाइम पे भी कोई ऑब्जेक्शन लिया। नवाब मलिक की आप बात नहीं करता, वो भी तो अपोजिशन में गए, आपके मुंह से कभी नहीं। सुनिए, तो इलेक्शन हार गए ना, इसलिए बुरी तरह। हालांकि बात सुनिए, अजित पवार की पार्टी थी, एकनाथ शिंदे की पार्टी थी। मैं बीजेपी में शामिल नहीं होता, दोनों पार्टी में शामिल हो सकता था। मैं चेयरमैन बन सकता था, रातों रात पावर में आता, लोग आगे पीछे घूमते, जो मतलब बाकी जो उस तरह सियासी डेवलपमेंट होता। लेकिन मैंने इसलिए कहा कि कठिन रास्ता चुना मैंने। मुझे एक सीट हासिल करने के लिए अपने बेटे के लिए इतना लंबा काम नहीं करना पड़ा। मैं ताकत रखता हूँ कि मेरे बेटे को कहीं से भी खड़ा करता, मैं जिता के लाता, लेकिन वो नहीं करना। मुझे पूरी पार्टी चाहिए, पूरा एक 70-80 का ग्रुप चाहिए जो पूरी कौम के लिए काम करेंगे। और आप देखना कुछ दिनों में आपको मालूम पड़ेगा कैसे कैसे लोग साथ में हैं और क्या क्या मेहनत हो रही है। मैं अकेला नहीं, कौम के लोग मेहनत करेंगे। अंधेरी, जोगेश्वरी, कुर्ला, मलाड, मालोनी, ये तुम्हारा बैंड्रा, वर्सोवा। जैसे आप एमआईएम को इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मुसलमानों के वोट काट रहे हैं, आप ही भी तो कांग्रेस के मुसलमानों के वोट काट दोगे। अरे हम लोग जीत के आएंगे, इल्ज़ाम तो जब लगेगा जब किसी और को जिताएंगे ना। 70-80 सीट जीत कर आएंगे, ये मैं दावा कर रहा हूँ। आज 150 सीट पे कॉन्टेस्ट करेंगे, इसकी परमिशन लेके आया हूँ मैं कि हम लोग 150 सीट लड़ेंगे और 70-80 सीट जीतेंगे, ये दावा है मेरा। और इस बार पहली बार सब मुस्लिम, ओबीसी, दलित पहली बार मिलकर वोट देंगे। आज से हम आपके नाराज़ होने की वजह हमारे पास दूसरी आई है सुबह। ये सब तो ठीक है, बातें थी, जो कोई बातें कर रही है कि आपको जब बाइकल्ला की टिकट की जब बात हो रही थी तो कांग्रेस के बहुत सारे लीडर, एक बिल्डर है जो आपका खास है, उसको आपकी जगह पे खड़ा करने की बात, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, इस बात से आप नाराज़ हो? नहीं, मेरे कान तक तो बात बहुत सारी आई है। नाम लूँ मैं कि? नहीं, ज़रूरत नहीं नाम लेने की। मुझे नाम भी पता है। नहीं, मेरे पास काफ़ी लोगों की तरफ से बात आई। मैंने कहा भी कि सियासत में किसी को भी खड़े होने का पूरा हक है। मैं कोई ठेका लेके तो नहीं आया ऊपर से कि मुझे ही टिकट मिलना चाहिए। नहीं मिली टिकट। मैं ये कहता हूँ कि जो आदमी पॉलिटिकली मैच्योर्ड है, जिसने सियासत में काम किया है और जो मजबूती से आगे बढ़ सकता है, जिसका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, उसको आप टिकट नहीं दोगे। सिर्फ इसलिए टिकट नहीं दोगे कि हमारी जगह नहीं आ जाए या हमको रिप्लेस नहीं कर दे या हमको अपनी इनसिक्योरिटी फील, कंपटीशन नहीं हो। तो वो सोच के तुम नसीम आरिफ खान को हराओगे,
तुम भाई जगताप के खिलाफ काम करोगे, तुम यूसुफ अबरानी को टिकट देने का खिलाफ बात करोगे, तुम ये बोलोगे इसके पास पैसा नहीं है तो इलेक्शन हार जाएगा क्योंकि नॉन करप्ट है, पैसा जमा नहीं तो किया। यहाँ आप एडमिट करते हो कि ये सब बातें थी कि नहीं, एक आपका जो, और वो भी चुना इससे बड़े बिल्डर को गया गया है जो आपके बहुत करीबी और बहुत खास दोस्त है। नहीं सुनिए, एक मेरा ये इमेज है कि ये नॉन करप्ट आदमी है, ये बड़ी मेहनत करता है, बहुत एग्रेसिव है और बड़ा अच्छा इसका इमेज भी है। अगर ये जीत गया तो बाद में आगे आगे जो गवर्नमेंट आगे ये क्या करेगा, तो वो सोच कर एक प्लानिंग करके मुझे रोका गया। और ये बात सबको मालूम है, इवन हमारे उलमाए दीन, हमारे जो बाकी पॉलिटिकली मैच्योर लोग हैं जो एक्टिव हैं, उनको मालूम है कि मुझे पर्पसली, अब देखिए भाई जगताप पार्टी के प्रेसिडेंट थे, उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए, नसीम आरिफ खान जो मंत्री थे उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए, यूसुफ अबरानी को टिकट नहीं मिलना चाहिए, तो ये तो आपने पार्टी कमज़ोर करने के लिए किया ना। तो आपने अपने हाथ से पार्टी अच्छा, जो कमज़ोर वो आपका की, बिल्डर अपना दोस्त, फ़ायदा देख कर। आपका जो बिल्डर दोस्त है जो आपके अगेंस्ट में खड़े होने कैसे तैयार हो गया, क्यों आपके अंडर में नहीं रहा वो? देखिए मुझे पता नहीं है कि क्या बात हुई, क्या प्लानिंग हुई, क्यों किया गया, कैसे किया गया, मुझे कोई जानकारी नहीं थी। मुझे तो आखिरी दिनों में मालूम पड़ा कि इसमें हमारी पार्टी के लोगों का ही हाथ था। अब देखिए सियासत है, उसमें तुम अगर पीछे बैठ के, हमारा ये बात सही है, खबर सही है कि कुछ तो ये नहीं, था। मेरे कान तक भी बात आई है, मेरे कान तक बहुत सारी बातें आई है, मेरे कान तक नहीं, मतलब पूरे बम्बई के लोगों को मालूम है। लेकिन ठीक है, हम तो उसमें कुछ बोल सकते नहीं, हर आदमी को हक है टिकट मांगने का, और वो समझता है कि मैं काबिल इसीलिए हूँ। यूसुफ भाई ने अस्तीन ऊपर की। अब तुम लोग को दिखाता हूँ, अब आओ, ये पार्टी छोड़ के मैं नहीं, समाजवादी को मैं- मजबूत करता मैं हूँ सिर्फ एक और आओ भी एक एक हाथ हो जाए। मैं एक बात कहता हूँ कि जो डुप्लीकेट लीडर हैं, जो मैनेज करके ऊपर आए हैं, जिनका कोई इमेज नहीं है, जिन्होंने काम नहीं किया, और सिर्फ किसी अपने बॉस के ज़रिए सियासत में आए और वहाँ से उनको एक स्मूथ पाथ मिला, तो वैसे लीडर जो मतलब शादी ब्याह में जाएंगे, मौत महल में जाएंगे, कुछ काम नहीं करेंगे तो उनका नहीं चलने वाला भी। अभी उनको एक्सपोज किया जाएगा, उनके खिलाफ जंग लड़ी जाएगी, उनको उनकी जगह दिखाई जाएगी, और ये बताएंगे कि लीडर किसको कहते हैं। एमएलए लीडर नहीं होता, लीडर वो होता है जिसको लोग जानते हैं, मानते हैं, और जिनके पीछे चलने को तैयार है। अब ये मैदान खुला है, जंग का मैदान खुला है, ये इलेक्शन को 7-8 महीने हैं, 7-8 महीने में बहुत डेवलपमेंट होगा, देखिए बहुत सारा मामला आगे जाएगा। यशो भाई, एक आखिरी सवाल है कि आपने जो, मैंने प्लॉटिंग की बात की थी, आप कितने साल से एक्टिव नहीं रहे मतलब इसमें? नहीं, एक्टिव तो मैं हमेशा रहा, नहीं, लेकिन जैसे मुझे कि मंत्री थे मैं लास्ट। हाँ, 2014 जब माडा का चेयरमैन था, उसके बाद से मुझे कोई पोस्ट नहीं दी गई थी। मैं पार्टी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था। मैंने पार्लियामेंट इलेक्शन में बहुत कैंपेन किया, तीनों अनिल देसाई के लिए, संजय दीना पाटिल के लिए, और ये अरविंद सावंत के लिए बड़ी कैंपेन की। आई वॉज दी फ्रंट रनर, मतलब यूँ कि सब जगह मुझे चाहते थे कि यूसुफ भाई आके स्पीच करें यहाँ। आप पूछे तीनों एमपी से बात कीजिए, वो बोलते थे कि जो एहसान आपने हम पर किया है ना, हम दीवार पर लिख के रखेंगे, ये आदमी का एहसान कभी नहीं भूलेंगे। मेरी एक एक स्पीच में 5-5 हज़ार आदमी रहता था, और बड़ा इम्प्रेस होता था, क्योंकि मैं सब बताता था कि भाई हमारी मजबूरी क्या है यूबीटी को वोट देने की। चलो ठीक है, वो जीत गए। मनोज जामसुद के वक्त में हमको टिकट नहीं दी गई, क्या यूबीटी को, हमने ईमानदारी से मेहनत की, वो जीते। लेकिन अब हमारा सोचना ये है कि ये मजबूरी वाला वोट बंद करो, ये बाद में कभी कोई हमारे काम नहीं आता। बहुत सारे लोगों का कहना है कि यूसुफ अबरानी इतने साल से कुछ नहीं थे, जब से इस्लाम जिमखाना में वो प्रेसिडेंट बने उन्होंने एक पॉलिटिकल मूवमेंट चालू कर दिया। नहीं, माशाल्लाह, जिमखाना में आने के बाद तो मैंने कम से कम 100 एनजीओस को मजबूत किया, 100 एनजीओस को, डेफ एंड डम, ब्लाइंड, फिज़िकली हैंडीकैप, और ऐसी जो जेलों से बच्चों को छुड़ाने की बात है, एजुकेशन की बात है, ये सब जितनी संस्थाएं आज काम करती है ना, सब में बड़ा रोल है मेरा। आप बात कर लीजिए, ग्लोबल केयर फाउंडेशन से बात कीजिए, आप एएमपी से बात कीजिए, आप ये जो बाकी मूवमेंट चल रहा है डेफ एंड डम का, जो ब्लाइंड्स है उनके बारे में, उनकी संस्था से बात कीजिए, कितना हेल्प किया उन्होंने। मुझे कोई इसमें फ़ायदा नहीं हो रहा था, लेकिन कौम का काम हो रहा था, हमारे लोगों का काम हो रहा था। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम जिमखाना में कहीं से भी कोई आता है, पूरे महाराष्ट्र से, बॉम्बे से, उनको पूरी हेल्प करता हूँ। हमने मराठों को बुलाया, ताकि अपना पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म जो है 12 साल में ऐसे तो भाई, मेरी बात नहीं है, ये तो लोग ऐसा कहते हैं ना, तो मैं तो खाली आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ है कि इतना अच्छा इमेज है कि लोग समझते हैं कि यहाँ जाके मेरा काम हो जाएगा, तो आज भी काम होता है। मेरे पास कोई पॉलिटिकल पावर नहीं है, लेकिन कोई खाली हाथ जाता नहीं मेरे पास से। वो ये कोई मेरा कमाल नहीं है, अल्लाह का रहमो करम है कि हम लोग वो काम कर पाते हैं। मेरा एक फ़ोन कहीं भी गया कि भाई इनको हेल्प करो, तो कोई आदमी ना नहीं बोलेगा, चाहे कहीं से भी आया कोई। आज देखिए ज़कात सेंटर इंडिया, उसका मूवमेंट शुरू किया हमने, ज़बरदस्त ज़कात जमा की, आज काफ़ी लोगों को बिज़नेस हो रहा है, ज़कात लेने वाला ज़कात देने वाला बन रहा है।
आबिद ग्लोबल केयर फाउंडेशन का जो है उसको मालूम करो, 1200 लोग छूटे जेल से। आप एएमपी से मालूम करो, 52 ब्रांचेज हो गए उसकी पूरे इंडिया में। तो ये सब हमारा मिला जुला ज़कात काम का है। मूवमेंट आपका अच्छा था। हाँ, मैंने इमाम और मौज़िन के लिए मूवमेंट वो आप चलाया बोल रहे हैं, आप मूवमेंट, बोल रहे हैं तो इसमें कौन लेट सा मी हैव द प्रिविलेज, हाँ। लेट मी हैव द प्रिविलेज। सो भाई, आपके सारे कामों में से मेरे को जो इमाम साहब के लिए आपने जो मुद्दा उठाया, जो कौम में वो मुद्दा करने की ताकत ही नहीं है, बात करने की ताकत है, आपने उस मुद्दे को उठाया, आपने पॉलिटिकली उठाया, दिल में था या जो भी था, आप जाने अल्लाह जाने, मगर उस मूवमेंट से बहुत सारे इमामों को फ़ायदा हुआ है और बहुत सारे लोग भी जागे। नहीं, रमज़ान के महीने में तरावी के बाद आया और मैंने एक वीडियो जारी किया कि इमाम का 10,000, मौज़िन का वो 8,000, मूवमेंट आपका ये वाकई बहुत में गलत है। आप रमज़ान के महीने में हो, आप रोज़े में आप तरावी पढ़ते हो, तिलावत करते हो, जाके कुछ अपने हाथ से रख दो उनके हाथ में ना। तो मुझे इन्फॉर्मेशन है कि जहाँ 20,000 मिलता था वहाँ लाख लाख दो तो दो मुझे लाख। आपका एक ही बी फ्रैंक, आप बुरा नहीं लगा, मुझे ये मूवमेंट आपका नॉन पॉलिटिकल लगा कि नहीं यार, ये मूवमेंट जरा है यूसुफ भाई का, अच्छा, ये अच्छा है। जेल से छुड़ाने वाला मूवमेंट, ठीक है, आप एक उसमें क्या नो ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा, एजुकेशन देना, इंटरव्यू मैं ले रहा, आप नहीं ले नहीं रहा। नहीं, एजुकेशन देना, एजुकेशन के लिए स्कूल में एडमिशन कराना, उसको फीस भरना, यूनिफॉर्म देना, किताब देना, उसमें कौन सा पॉलिटिकल फ़ायदा यूसुफ है? भाई, आप तो मैंने मैं करूं क्या? मैंने मैं देखा आप इतनी सारी एनजीओज को वहाँ पर रखे हो, सबको काम कर रहे हो, मैंने सुना बहुत सारा डिस्काउंट देते हैं आपको। मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपसे सब बात कर रहे थे, देखिए, यूसुफ भाई डिस्काउंट बहुत देते हैं। बहुत पहले की बात है, किसी मुस्लिम लीडर ने कहा था कि यार मुसलमान बैठ के कहाँ बात करेगा, कहाँ जमा होएगा, कोई जगह ही नहीं है। मुझे मौका मिला इस्लाम जिमखाना में, तो मैंने, हमारा कॉन्फ्रेंस रूम ऊपर का हॉल है, जो पब्लिक के लिए काम करेगा, जो नेक काम करेगा, उसको 50% डिस्काउंट दूंगा मैं। अल्हम्दुलिल्लाह 200 फंक्शन होते साल में, 200 फंक्शन, तो ये जो और आपकी हर कौम के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर कौम के। कल फंक्शन था, उसमें 70% हिंदू थे। आज यूबीटी की मैचेस हो रही है वहाँ, क्रिकेट मैचेस हो रही है, एकनाथ शिंदे साहब की मैचेस हो रही है, बीजेपी की मैचेस हो रही है। हमने सबको खुला रखा है, वहाँ हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है। हमारी क्रिकेट टीम, इस्लाम जिमखाना की ए टीम, उसमें 11 प्लेयर हैं, 9 हिंदू हैं उसमें। तो हमारे पास ये सब चलता नहीं है। टैलेंटेड है, उसमें टैलेंट है, वो अच्छा खेलता है, वो आगे बढ़ेगा तो टीम में खेलेगा वो। बिलियर्ड्स का भी आपका है। बिलियर्ड्स के अंदर तो हम लोग एशियन चैम्पियन, वर्ल्ड चैम्पियन, स्टेट चैम्पियन, सब हमारे मेंबर है, हमारे यहाँ से मेरे ही है। बोलने का मतलब था, आप जब इतना सारा डिस्काउंट सबको दे देते हो, तो क्योंकि पॉलिटिकल रिलेशन में करना पड़ता है, तो आपकी कमेटी, आपके मेंबर्स लोग वो ऑब्जेक्शन नहीं लेते, अरे भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? देखिए, वो जानते हैं कि यह बड़ा नेक काम है। आप बताओ कि 131 साल हुए जिम खाने को, 131 साल। उस जिम खाना से एक 5 रुपया किसी को फ़ायदा नहीं हुआ था। आज हम लोग राशन बांटते हैं, कोरोना में खाना बांटा हमने। राशन तो मोदी जी ने भी दिया हम। नहीं, तो मैं जिम खाना की बात करता हूँ ना, जहाँ चैरिटी का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। 131 ईयर्स में पहली बार मैंने वहाँ से खाना शुरू किया, राशन शुरू किया, यतीमों को खाना भेजना, मदरसा चला रहा हूँ। कैंसर के लोगों को हम लोग हेल्प करते हैं, यतीम खाने को हेल्प करते हैं। वहाँ उनके बड़े बड़े गले रखे गए उनके लिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी ये कोरोना के वक्त 2 साल हमने, हमारे टोटल एम्प्लॉयज़ थे उसमें 80% हिंदू हैं, उनको घर में जाके हमने सैलरी दी। 1 पैसा काटा नहीं हमने, सबने पैसे काटे, हमने नहीं काटा। और सबसे बड़ा काम हमने किया है कि जुगाड़ बंद कराया वहाँ। मुखालिफत नहीं होती आपकी, क्या ऐसा क्यों कर? 6 7 पिटिशन हाई कोर्ट में पेंडिंग उसी है। पे आ रहा था, क्रिमिनल का पिटिशन फाइल की गई आप लोग के खिलाफ। देखिए, 5 या 6 केस चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 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 एक भी केस में हमारे खिलाफ ऑर्डर पास नहीं हुआ। एंटी गैम्बलिंग एक्ट है, उसके हिसाब से आप जुगाड़ नहीं खेल सकते, चाहे क्लब हो, चाहे मैदान हो, चाहे घर हो, नहीं खेल सकते, बना है तो हमने बंद कर दिया उसको। करप्शन और क्या प्लस भी? इस्लाम जिम खाना लिखा है ऊपर और नीचे जुगाड़ चलता है, ये कैसा बर्दाश्त करूंगा मैं? सही बात। तो मेरा ख्वाब था कि अल्लाह ने ताकत दी तो बंद करा दूंगा, बंद कराया मैंने। अभी हाई कोर्ट में रिसेंट एक पिटीशन गई है, उसमें एलिगेशन सीरियस है। बहुत सारे एलिगेशन, क्या क्या लिखा हुआ है, इसके पहले 6 7 केस और भी हो चुके हैं, लेकिन हमको कोर्ट पे, जुडिशरी पे बड़ा भरोसा इलीगल है। कंस्ट्रक्शन, करप्शन। हमारे पास कॉरपोरेशन का लिखा हुआ लेटर है कि इस्लाम जिमखाना में सिंगल इंच इलीगल कुछ नहीं है, सिंगल इंच। सैंक्शन प्लान हमारे पास में है। हमको अगर चाहते तो देखिए, सामने दरिया है, पीछे रेलवे है, हमारे पास 22,000 FSI पेंडिंग है, हम लोग नहीं बना सकते तो नहीं बना रहे हैं। हम लोग ने अभी स्विमिंग पूल का प्लान सबमिट किया है, वो प्लान सैंक्शन हो चुका है, तो स्विमिंग पूल बनेगा वहाँ। तो अभी हाई कोर्ट में जो रिसेंट पिटीशन गई उसका क्या है? ये है ना, हमारे एक कार्ड रूम के मेंबर थे अशरफ कापड़िया, वो उन्होंने पिटीशन फाइल की, उसमें कामयाब नहीं हुए, उनको ऑर्डर नहीं मिला, तो अपना उन्होंने एक प्रॉक्सी में किसी और को खड़ा किया है केस करने के लिए। उन्होंने केस फाइल किया, अभी वो केस की हियरिंग जब होगी
तो सब खुलकर सामने आया। हमने रिप्लाई फाइल कर दिया है कि कोई बात केस में दम ही नहीं है। वही सेम जो प्रेयर्स थी, डॉक्यूमेंट सेम है, जो पहले पिटीशन में लगाया गया वही डॉक्यूमेंट है, जो ये आदमी ने लगाया वो सेम डॉक्यूमेंट लगाया। हमने कोर्ट को अपने रिप्लाई में साबित किया है कि ये सब उनके बिहाफ में हो रहा है। इस पर मैं एक बात कही गई थी कि मुसलमान में कोई अपने आप, मुस्लिम कम्युनिटी में कोई अपने आप को लीडर बना नहीं सकता क्योंकि कौम टांग खींचती है। तो यूसुफ अबरानी वहाँ पर इतने सारे लोगों को मैनेज कैसे करता है? देखिए बताओ, इट्स अ काइंड ऑफ लीडरशिप। ये बहुत शर्म की बात है पूरे हिंदुस्तान के लिए कि यह कहना कि हमारी कौम में एक सिंगल लीडर नहीं है। मैं समझता हूँ, फैक्ट है ना। नहीं सुनिए ना, मैं समझता हूँ कि इसमें गलती लीडर की नहीं है, इसमें गलती हमारी कौम के अलग अलग तबके की है कि हर स्टेट के अंदर और पूरे हिंदुस्तान में लोग बिखर चुके हैं अलग अलग पार्टियों में। तो वो अब एक ऐसा माहौल बन नहीं रहा है कि किसी एक को वो लोग सपोर्ट करें। सबको मैनेज कैसे करते हैं? अल्लाह ताला के वहाँ रहमत बैठ के मैं एक थोड़ा सा फनी वर्ड बोलूं, क्या लॉलीपॉप देता कि हर आदमी वहाँ पर ईमानदारी से सारे मैटर वहाँ सॉल्व होते, सारे लोग आते हैं ईमानदारी से और आपने अपना अबू हाशिम आजमी और रईस का सेटलमेंट भी ज़्यादातर वही बहन आपको नहीं लगता? सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ कि जिम खाना आपने देखा होगा 6 साल पहले, आज जिम खाना देखिए तो कोई भी आता है बाहर से तो देखता है तो बड़ा खुश होता है। और यहाँ तक लोग एक तो अच्छी बात, इस पर मैं इंटरप्ट करूँगा, एक तो अच्छी बात ये हो गई जिम खाने में कि हर आम आदमी को मतलब एक्सेस हो गया है। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे मेंबर्स आते हैं, गेस्ट आते हैं और बाहर के लोग भी आते हैं। अब देखिए दिल्ली के लोग आते हैं, वो कहते हैं कि यार दिल्ली में इतनी खूबसूरत इमारत नहीं है। हम लोग अलग अलग जगह, हमारे एक बहुत ही सीनियर IAS ऑफिसर कैसा खालिद ने कहा था कि पहले मुझे जिम खाना आने को शर्म आती थी, आज मुझे फ़ख्र महसूस होता है। जी। और एक नेता आए थे जिन्होंने आपके जिम खाने की तारीफ़ की थी, खाने की। हाँ, यहाँ पर खाना बहुत अच्छा मिलता है, बहुत खाना अच्छा होता है। हुमा कैटरर्स है जो कैंटीन चलाते हैं और बाकी हमारे पास 17-18 कैटरर हैं। और बड़ा सब डिमांड में लोग बड़ा पसंद करते हैं वहाँ खाना, वहाँ का जो माहौल है, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है पूरा, कि एलाइट क्लास के मुसलमान, फिर मिडिल क्लास के मुसलमान, उनके गेस्ट जो कभी देखे नहीं जिम खाना, आज वो आके देखते बड़े खुश होते हैं। एक रैपिड फायर राउंड से ख़त्म करते हैं यशुफ भाई। कांग्रेस या SP पूछूंगा तो अभी आप समाजवादी बोलोगे? समाजवादी है ना, अभी आखिरी सांस तक समाजवादी। अखिलेश, राहुल गांधी, दोनों प्यारे नेता हैं, दोनों चॉइस। रैपिड राउंड में एक देखिए, नो एक्सप्लेनेशन। देखिए कांग्रेस पार्टी पूरे देश में है, अभी आधे देश से ख़त्म हो चुकी है, आधे देश में ख़त्म हो चुकी है। बताया पहले आपको, वेस्ट बंगाल, गुजरात, यूपी, बिहार, सुनिए ना। तो अभी अखिलेश यादव का चांसेस ज़्यादा बेटर लगते हैं क्योंकि वहाँ 3rd लार्जेस्ट पार्टी है हिंदुस्तान की और 39 MPs चुन कर आए हैं एक स्टेट से। और ये बात मशहूर है कि जो यूपी में जीतता है वही PM बनता है। तो अखिलेश यादव। मोदी जी या अखिलेश? अखिलेश यादव। अभी तो आप अखिलेश ही बोल रहे हैं। बिल्कुल, और क्या बोले? रईस से क्या अबू हाशिम आजमी? दोनों मेरी पार्टी के, दोनों मेरी पार्टी के। खैर, ये थे हमारे यूसुफ अबरानी साहब। अगर आपको एक कुछ मैसेज देना है तो आप दे सकते हो, 1 मिनट का टाइम लेके। देखिए, आपने हमेशा मजबूरी में वोट दिया है, कभी कांग्रेस को, कभी UBT को, कभी किसी और पार्टी को। अब आपको वोट देना है समाजवादी पार्टी को। देखिए, अगर पूरा बम्बई मेरी बात सुनता है, उसके बाद महाराष्ट्र में हम जाएंगे, तो आपको एक बड़ी मजबूत पार्टी मिलेगी जो आप सोचते हो वैसा माहौल बना के रखेगी और कौम का बड़ा काम होगा।